तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक बैकर जो होता है वो किंग डोंग से मिलने के लिए आता है। तो किंग डोंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बताने के लिए आए। तो वो कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही हार्टलेस और मुझे अभी यहाँ पर से जाने का कह रहे थे, मैं तुम्हें कुछ खास बताने के लिए आया हूँ। और ये बात ड्रैगन किंग के बारे में है। क्या तुमने यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन क्लैन के बारे में सुना है? व्हाइट ड्रैगन क्लैन का लीडर क्या तुमने उसका नाम सुना है? तो उसे कहता है कि उसका नाम किसने नहीं सुना होगा। हाँ, मैंने उसका नाम सुना है। आजकल तो उसका नाम कुछ ज्यादा ही फेमस होता जा रहा है। व्हाइट ड्रैगन क्लैन का जो लीडर है वो डोंगटिंग लेक के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं उसे वहां पर से क्या चाहिए। तो तुम्हारी सबसे बड़ी फाइट यहाँ पर इस स्पॉट के ऊपर व्हाइट ड्रैगन क्लैन के लोगों के साथ है। 8 साल पहले व्हाइट ड्रैगन क्लैन का जो मास्टर था उसको पता नहीं कहां से पावर्स मिल गई कि वो काफी स्ट्रॉन्गर हो गया था और उसने यांगजी रिवर के नॉर्थ साइड के ऊपर काफी एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिस एरिया को हम लोग अभी तक रिकवर नहीं करवा पाए। हालांकि मुझे यहाँ पर यांगजी रिवर का किंग कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने वहां पर अपनी 10 बैटल शिप्स को भेजा था, यानी कि हमारे पास 10 टोटल 18 बैटल शिप्स थी, उनमें से 10 को मैंने वहां पर उससे फाइट करने के लिए भिजवाया था, लेकिन वो सारी की सारी फाइट को हार गई थी। और उसके बाद यहाँ पर उनके साथ एक समझौता हो गया था, नॉर्थ वाली साइड उनकी होगी और ये वाली साइड हमारी हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर तुम इस बात को क्यों सामने लेकर आ रहे हो जबकि व्हाइट ड्रैगन क्लैन अपनी टेरिटरी में और हम लोग अपनी टेरिटरी में हैं? तो बैकर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी बात की समझ नहीं आ रही। क्या तुम यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन क्लैन का जो लीडर है उसके बारे में श्योरली कह सकते हो कि वही व्हाइट ड्रैगन क्लैन लीडर है? वहां सुनने के बाद किंग डोंग को भी थोड़ा सा झटका लगता है। वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो बैकर उसे कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेकुलेशन हो सकती है, यानी ये हमारा गेस हो सकता है या फिर ऐसा कह लो हमारा अनुमान हो सकता है कि हम लोगों ने जहां पर उसके बारे में जो कुछ भी सोचा है। क्या तुमने जहां पर टीनेज काउंटर के बारे में सुना है? एक बहुत ही कमीना इंसान था जो कि जहां पर जिसे देखता है उसे मार डालता। स्पेशली उसने बैकर क्लैन के बहुत सारे लोगों को मारा था। उसे ब्लैक हार्टेड रीपर कहा जाता था, यानी कि एक कमीना इंसान जिसका ये स्पेशल टाइटल था। मैंने सुना है कि उसके पास बहुत ही स्पेशल किस्म की मार्शल आर्ट्स थी जिससे वो किसी को मैनिपुलेट कर सकता था। वो एक खास किस्म का मास्टर था और साथ ही वो डिस्गाइज भी कर सकता था, यानी कि वो अपना बेस बदल सकता था। तो क्या तुम यहाँ पर इस बारे में सोच सकते हो कि क्या इस वक्त व्हाइट ड्रैगन क्लैन का जो लीडर है वो असल में व्हाइट ड्रैगन लीडर नहीं है, बल्कि व्हाइट ड्रैगन लीडर मर चुका है और ये बंदा जो कि इस वक्त उसकी जगह के ऊपर बैठा हुआ है, ये बंदा एक डिस्गाइज्ड मास्टर है और ये ब्लैक रीपर है। तो किंग डोंग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर खुद भी सोच रहे होते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा शक पड़ रहा है कि ये वाकई में सच हो सकता है, क्योंकि ब्लैक रीपर के बारे में पिछले 8 साल से किसी ने कुछ भी नहीं सुना और पिछले 8 साल पहले यहाँ पर इस किंग डोंग का जो व्हाइट ड्रैगन क्लैन लीडर जो था उसे भी यहाँ पर प्रोमिनेंस मिली थी और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था। तो मुझे भी इस बात के ऊपर शक पड़ रहा है कि कहीं वाकई में यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन क्लैन का लीडर जो है वो ही ब्लैक रीपर तो नहीं है। तब के यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें व्हाइट ड्रैगन क्लैन के लीडर का दिखाया जाता है कि वो तीनों ही जिनकी गर्दन मुड़ी होती है वो एल्डर्स वहां पर आते हैं और आकर कहता है कि मास्टर काफी अरसे के बाद आपको देख रहे हैं। तो मास्टर जो होता है उन तीनों को वहां पर देखते हैं और वहां पर उन तीनों को देखने के बाद कहता है कि तुम लोग यहाँ पर और तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? दादी मास्टर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं था, जब मैं तुम्हें ऑर्डर्स नहीं दे रहा था, तब तक तुम लोगों ने यहाँ पर काफी ज्यादा मनमस्ती कर ली है और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ ये हुआ क्या है? तो उसी के साथ ये फर्स्ट एल्डर से कहता है कि मेरे 4 ब्रदर्स मारे गए, हम 7 थे और 7 में से अब सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं। तो एल्डर से कहता है कि तुम्हारे 4 लोगों को जिसने मारा है क्या उसी ने तुम्हारी गर्दनों को भी यहाँ पर इसी तरह टेढ़ा किया? तो वो कहता है हाँ मास्टर, ये उसी कमीने ने किया और वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने पता नहीं कौन सी डिमोनिक टेक्निक को यूज करते हुए ये कर दिया, लेकिन हम इसे ठीक नहीं कर पा रहे। तो एल्डर से कहता है कि मेरे पास आओ, मैं जरा इसे चेक करता हूँ और वो उसकी गर्दन को चेक करता है और कहता है कि जिसने भी ये किया है उसको यहाँ पर बहुत ही कमाल की मार्शल आर्ट्स आती है। उसने यहाँ पर तुम्हारी गर्दन के साथ साथ तुम्हारी गर्दन की हड्डी को पूरी तरह से ट्विस्ट कर दिया हुआ है और साथ ही वो अपने पास से अपना बॉक्स ओपन करता है जिसके अंदर उसके पास एक्यूपंक्चर नीडल्स होती हैं। तो वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर अपनी की को सर्कुलेट करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी गर्दन को सीधा करने लगा हूँ और साथ ही वहां पर नीडल्स को उसकी बॉडी के अंदर दंसाता है। फिर साथ ही उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को देखता है और कहता है देखो तो जरा, उसने यहाँ पर तुम्हारी गर्दन को इतने कमाल से मोड़ा है कि इसके अंदर जो ब्लड है वो भी कोआगुलेट नहीं हुआ, बल्कि ब्लड भी बहुत ही अच्छे से बह रहा है। इसका मतलब जाए कि इंसान टेढ़ी गर्दन के साथ भी यहाँ पर जिंदा रह सके। इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वहां पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए उसकी गर्दन को सीधा कर देता है। तो जब उसकी गर्दन सीधी हो जाती है तो फर्स्ट एल्डर से कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही मास्टर से कहता है कि आप मुझे बताओ कि ये किसने किया है? तो उसे कहता है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है कि वो कहां से आया है, लेकिन मुझे उसका नाम पता है कि उसका नाम जो है वो पोंगचियोन है। पोंगचियोन ने ब्लैक ड्रैगन सेक्टर लीडर और उसके साथ साथ उसके पूरे सेक्टर को मार डाला, सभी लोगों को मारकर जमीन के अंदर गाड़ दिया। हमारे 4 एल्डर्स की जान भी उसी ने लिया और साथ ही हम सभी की गर्दनें भी उसी ने मोड़ी थी और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ये बात सुनते ही मास्टर से कहते हैं कि पोंगचियोन जो फिर से मेरे सामने वो नाम आ रहा है। तो ये बात सुनते ही एल्डर से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या पहले भी आपके सामने ये नाम आ चुका है? तो एल्डर से कहता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक बंदा आया था, एक छोटा लड़का और साथ में उसका सर्वेंट था। वो सर्वेंट का नाम पोंगचियोन था और उसने यहाँ पर हमारी एक शिप को सिर्फ एक सिक्का देकर उसको यहाँ पर रेंट पर ले लिया और उसके बाद हमारे लोगों की उसने गर्दनें टेढ़ी कर दी थी और उसको भी यहाँ पर बुरी तरह से उसने पीटा था। और वहां पर से मुझे पता चला कि यहाँ पर डोंगटिंग लेक में वो कुछ ढूंढने के लिए आए हैं। फर्स्ट एल्डर वहां पर सोच रहा था कि कमीने पोंगचियोन ने यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन क्लैन के साथ पंगा
मौका ले लिया, अब तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचेगा क्योंकि मास्टरों से जरूर मार डालेंगे। तो इसी के साथ ही मास्टरों से कहता है कि अब मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि उसकी जो टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा थ्रिलिंग और बहुत ज्यादा कमाल की है। और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसके लिए गिफ्ट तैयार करो। तो उसके साथी वहां पर सोच रहे होते हैं कि इस बात का क्या मतलब है कि उसके लिए गिफ्ट तैयार करो, क्या हम लोग यहाँ पर जाकर डोंगटिंग लेक का जो मास्टर है उसका सर काट कर उसे पेश करें या फिर क्या, या फिर उसके लिए यहाँ पर मौत का गिफ्ट तैयार करना है। तो वो तीनों से कहता है जी मास्टर में समझ आ गई। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वहां पर से बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर किंग डोंग के पास पहुंच जाते हैं। सबके यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डोंगटिंग लेक के बीचों बीच का दिखाया जाता है, जहां पर एक छोटा सा मिट्टी का ढेर होता है, समझ लें एक छोटा सा आइलैंड होता है। और वहीं पर हमारा जो पुंगच्योन होता है उसे अपने साथ लेकर आता है, हमारे युगैंग को अपने साथ लेकर आता है और उसे कहता है कि जहां पर इस माउंटेन का शैडो जहां तक आ रहा है इसके टिप के नीचे, यानी कि इस टिप के बिल्कुल सीधे नीचे तुम्हें जाना होगा। तकरीबन तुम्हें 60 मीटर तक नीचे जाना पड़ेगा। 60 मीटर नीचे जाओगे तो वहां पर जाकर तुम्हें तुम्हारी इनहेरिटेंस की पावर मिलने वाली है। माय लॉर्ड तुम्हें यहां पर से अकेले जाना पड़ेगा। तुम्हारा युगैंग उसे कहता है लेकिन क्यों मुझे अकेले क्यों जाना पड़ेगा, लास्ट टाइम भी तो मुझे अपने साथ लेकर उस केव के अंदर गए थे, स्पाइडर केव के अंदर तो तुम मेरे साथ गए थे। तो पुंगच्योन उसे कहता है कि असल बात यह है कि इस जगह के ऊपर जिस बंदे के पास यहाँ पर राइटियस मार्शल आर्ट्स नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता, यानी डिमोनिक कल्टीवेशन वाले लोग उस जगह के ऊपर इंटर नहीं हो सकते, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुम्हारा युगैंग कहता है इस बात का क्या मतलब है, क्या इसका मतलब यह है कि वहां पर जो मार्शल आर्ट्स रखी हुई है वो एक राइटियस मार्शल आर्ट्स है, यानी कि हम लोग डिमोनिक कल्टीवेशन के वाले लोग वहां पर नहीं जा सकते। तो युगैंग उसे कहता है कि हाँ वो राइटियस कल्टीवेशन की टेक्निक है, पहले भी आप जो जाकर टेक्निक लेकर आए थे उस स्पाइडर ने आपसे क्या कहा था कि वो ऑर्थोडॉक्स सेक्टर से यानी राइटियस सेक्टर से, इसका मतलब यह है कि जो आप मार्शल आर्ट्स की टेक्निक वहां सीख कर आए हैं वो भी राइटियस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। तुम्हारा युगैंग उसे कहता है इसी वजह से मुझे अब समझ आ रही है कि मेरे फादर ने यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट फ्लैश टेक्निक क्यों सिखाई थी और उन्होंने मुझे यहाँ पर कोई भी टेक्निक सीखने क्यों नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर बाद में मुझे यहाँ पर ये 7 इनहेरिटेंस की पावर्स को लेना है। तो उसे कहता है कि बाकी की सारी भी यहाँ पर राइटियस मार्शल आर्ट्स है। तो पुंगच्योन उसे कहता है कि हाँ बाकी की 5 जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रह जाएंगी वो सारी भी यहाँ पर राइटियस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक ही होने वाली है। जैसा मुझे कहा गया था बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उन्हें यहाँ पर ऐसा क्यों किया, मुझे बस ऑर्डर्स मिले हैं। युगैंग सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर पहले से पता था कि हिडन स्पिरिट फ्लैश टेक्निक एक राइटियस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमारे एक डीमन किंग ने इस टेक्निक को बनाया था और हमारे इस डीमन किंग ने उस टेक्निक को यूज किया था, इसका मतलब यह है कि ये एक डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक है, लेकिन असल में ये एक राइटियस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। यही वजह है कि मैं यहाँ पर इस इनहेरिटेंस को लेने के लिए नीचे जा सकता हूँ क्योंकि मैंने आज तक कोई भी डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक को मास्टर नहीं किया हुआ। तुम्हारा युगैंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम वहां पर नीचे नहीं गए, अगर तुम वहां पर नीचे नहीं गए तो फिर तुमने यहाँ पर इस इनहेरिटेंस की पावर को चेक कैसे किया कि वहां पर कौन सी मार्शल आर्ट्स पड़ी हुई हैं। तो इसी के साथ ही पुंगच्योन उसे बताता है कि हमने वहां पर किसी को भेजा था, हमारे पास कोई बहुत ही स्पेशल कॉन्फिडेंट था, एक ऐसा बंदा जो कि राइटियसनेस की टेक्निक को मास्टर किए हुए था, यानी वो राइटियस बंदा था, हमने उसे वहां पर नीचे भेजा था। तो हमारा युगैंग उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है और वो बंदा इस वक्त कहां पर है। तो इसी के साथ ही पुंगच्योन उसे बताता है कि वो बंदा जिसको हमने वहां पर नीचे भेजा था उसने स्पेशली यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्टर की टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ था, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर हमारी जेल के अंदर है, उसे मार्क जेल के अंदर बंद किया गया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 43 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नीचे जाकर कौन सी मार्शल आर्ट्स को हमारा युगैंग हासिल करने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हूं। तो हमारा पुंगच्योन जो होता है हमारे युगैंग को बता रहा होता है कि जिस बंदे ने यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स को नीचे जाकर कंफर्म किया था इस वक्त तो मार्क जेल के अंदर है। तो हमारा युगैंग सोच रहा होता है कि मार्क जेल हमारी जो डिमोनिक कल्ट की सबसे खतरनाक जेल है, जहाँ पर सबसे ज्यादा इनह्यूमन सजाएं दी जाती हैं, वहां पर इंसानों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है। फिर आखिर ऐसे बंदे को वहां पर क्यों रखा गया है। तुम्हारा युगैंग उसे कहता है कि उस बंदे को वहां पर क्यों रखा गया। तो इसी के साथ ही हमारा पुंगच्योन उसे बताता है क्योंकि उसको इस जगह के बारे में पता था और आपके फादर नहीं चाहते थे कि इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन लीक और किसी को इस बारे में पता चले, इसी वजह से उसे यहाँ पर उस जेल के अंदर बंद किया गया और वो उस जेल के अंदर हमेशा के लिए कैद रहेगा। तुम्हारा युगैंग कहता है कि तुम लोग किसी ऐसे बंदे के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, आपने उसे यहाँ पर पहले ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट सिखाई और हमारा वफादार था, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि कल्ट के साथ वफादारी जो बंदा अपनी जाहिर करता है वो हमेशा के लिए वफादार रहता है और तुम लोग यहाँ पर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पुंगच्योन उसे कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है, असल में वो अपनी वफादारी की वजह से वहां पर मार्क जेल के अंदर है। जब उसने अपना काम पूरा कर दिया, जब उसने आकर बता दिया कि यहाँ पर नीचे कौन सी मार्शल आर्ट्स है, तो उसके बाद उसने खुद ही कहा था कि प्लीज मुझे यहाँ पर मार्क जेल के अंदर बंद कर दिया जाए ताकि मैं यहाँ पर किसी दूसरे के हाथ में जाकर टॉर्चर होकर उसके सामने ये राज ना खोल दूं। इसी वजह से अपनी वफादारी की वजह से उसने हमेशा के लिए अपने आप को जेल में बंद करवा लिया। तो हमारा युगैंग कहता है कि ये किस किस्म की बातें हुई, क्या डिमोनिक कल्ट के अंदर इतने भी ज्यादा वफादार लोग हैं कि अपने आप को हमेशा के लिए जेल के अंदर बंद करवाने को तैयार हैं। तो युगैंग उसे कहता है कि अच्छा छोड़ा, मुझे ये बताओ कि मुझे वहां पर जाकर इनहेरिटेंस मिलेगी कैसे। तो पुंगच्योन उसे कहता है कि हाँ
हाँ मास्टर, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके मुताबिक आपको यहाँ पर से नीचे जाना होगा। आपको तकरीबन यहाँ पर 60 मीटर नीचे जाना है। तकरीबन 60 मीटर नीचे जाने के बाद वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा होगा, क्योंकि 60 मीटर नीचे आपको वहां पर लाइट बहुत ज्यादा कम मिलेगी, जिसकी वजह से आप वहां पर नीचे जाएंगे तो वहां पर एक बहुत ही तेज वेव आएगी, यानी कि वहां पर नदी का एक बहुत ही तेज भाव होगा। वो नदी का तेज भाव जो होगा वो अपने साथ वहां पर आपको खींचकर उस जगह के ऊपर ले जाएगा, वो आपको अंदर की तरफ खींचेगा। वहां पर से आप एक केव के अंदर चले जाएंगे और उस केव के अंदर जाने के बाद आपको खुली स्पेस मिलेगी जहां पर आप पानी के अंदर से बाहर निकल आएंगे, और वहीं पर सामने आपको एक डेड बॉडी मिलेगी, एक कंकाल मिलेगा, और वहां पर आपको 7 इनहेरिटेंस की पावर मिलेगी। वो इनहेरिटेंस की पावर वहां पर से कैसे लेनी है जब आप वहां पर जाकर डिसाइड करेंगे, यानी कि वो आपको वहीं से जाकर पता चलेगा कि आपको पावर कैसे मिलने वाली है। यूकैंग उसे कहता है कि ये रास्ता तो काफी ज्यादा लंबा है, इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर नीचे काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है और मैं होने वाला भी अकेला हूँ, यानी कि तुम मेरे साथ नहीं होने वाले। लगता है कि किंग डोंग से कहना ही पड़ेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर स्कूबा डाइविंग सिखा दे। तो उसे कहता है जी मास्टर, मैं उसे कहूंगा कि वो 4 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर तैयार कर दे और 4 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर लेकर जा पाएंगे। तो यूकैंग कहता है चलो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर और ज्यादा देरी नहीं करनी और मैं ना ही इस जगह के ऊपर ज्यादा दिनों तक रुकना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है कि किंग डोंग जो होते हैं पर्सनली यूकैंग को वहां पर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। यूकैंग जो होता है पानी के अंदर से बाहर निकलता है तो पुंगचुन उसे कहता है कि माय लॉर्ड बहुत ही अच्छे। किंग डोंग भी उसे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे कार्य हो, बहुत ही अच्छे कार्य हो, मुझे लगता है कि अब तुम यहाँ पर कम से कम 10 मीटर तक नीचे जा सकते हो। किंग डोंग उसे कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपनी की मदद से अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक सर्कल बना लेते हैं, जिससे वो यहाँ पर बड़ी आसानी से सांस भी ले पाते हैं और साथ ही अपने आप को बचा सकते हैं, यानी कि पानी के अंदर डूबने से बचा पाते हैं। मुझे लगता है कि एक प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट जो है वो कम से कम 2 घंटे तक पानी के अंदर रुक सकता है। तो यूकैंग उसे कहता है किंग डोंग मुझे ये बताओ कि तुम पानी के अंदर कितनी देर तक अपनी सांस रोक सकते हो। तो किंग डोंग उसे कहता है कि मैं 2 घंटे तक पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकता हूँ। साथ ही किंग डोंग उससे पूछता है कि यंग मास्टर मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर पानी के अंदर कितनी गहराई में जाना चाहते हो। तो यूकैंग कहता है तकरीबन 60 मीटर तक। तो उसे कहता है तो 60 मीटर तक, इसका मतलब यह है कि आपसे आपकी ट्रेनिंग को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, आपको 9 मीटर नीचे पानी में जाना होगा और 15 मिनट के लिए आपको वहां पर बैठना पड़ेगा। तो यूकैंग कहता है चलो फिर ठीक है, और साथ ही पुंगचुन से कहता है कि मैं पानी के अंदर जा रहा हूँ 9 मीटर की गहराई में, अगर मैं 15 मिनट से ज्यादा तक भी रह लूं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि मैं 20 मिनट तक भी वहां पर रह लूं, इसलिए वहां पर परेशान होकर नीचे मत आना। तो वो कहता है जी यंग मास्टर। उसी के साथ ही यूकैंग जो होता है पानी के अंदर छलांग लगा देता है और पानी के अंदर तकरीबन 9 मीटर जाने के बाद वो जाकर तय के पर नीचे उतरता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर 9 मीटर तक आ चुका हूँ। फिर साथ ही वो कहता है थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और यूकैंग जो होता है वहां पर नीचे तले के ऊपर चला जाता है जो 9 मीटर से नीचे होता है, तकरीबन 10 या 12 मीटर तक वो नीचे जाकर बैठ जाता है। यूकैंग जब वहां पर नीचे बैठ जाता है तो वो कहता है पानी के अंदर कितना सुकून है, यहाँ पर तो बाहर की कोई आवाज नहीं आ रही, बल्कि कोई भी आवाज नहीं है, यहाँ पर बड़ी आसानी से बंदा बैठ के कल्टीवेट कर सकता है। मुझे तो ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई। उम्मीद करता हूँ कि जब मैं अपना शहर बसाऊंगा, जब अपना गाँव बनाऊंगा तो वहां पर मैं इस तरह की एक लेक बनाऊंगा जिसके अंदर बैठ के मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ। जब वो वहां पर बैठा होता है सोच रहा होता है कि यहाँ पर आज के बाद मैं रोजाना तैरने के लिए आऊंगा, इसी के साथ एक रस्सी उसके गले के अंदर पड़ जाती है और कोई उसको गले से पकड़कर खींचना शुरू कर देता है। तो यूकैंग कहता है ये क्या, ये कौन कमीना मेरे पर अटैक कर रहा है। तो इसी के साथ ही गोस्ट वैली के दोनों सेशन वहां पर पानी के अंदर होते हैं और वो रस्सियां लेकर उसके गले में डालकर उसको खींच रहे होते हैं। तो यूकैंग कहता है कि अब ये कमीने लोग कौन है, और इसी के साथ ही यूकैंग जो होता है उस रस्सी को खोलकर वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही यूकैंग जो होता है वहां पर से ऊपर की तरफ जाना लगता है तो इसी के साथ ही वो लोग उसका पीछा करते हैं और इसी के साथ ही उसके पांव के ऊपर रस्सी लपेट लेते हैं और उसे वहां पर से पीछे की तरफ खींचते हैं, पानी के अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। और यूकैंग क्योंकि अभी कच्चा है तो वो यहाँ पर 15 मिनट से ज्यादा सांस भी नहीं रोक पाएगा और उसके 15 मिनट तो तकरीबन पूरे होने वाले ही हैं। यूकैंग कहता है कि ये कमीने लोग यहाँ पर अपने साथ रस्सी लेकर आए, इसका मतलब यह है कि जो मुझे मारना चाहते हैं, हो सकता है कि रस्सी के साथ मुझे यहाँ पर नीचे किसी चीज के साथ बांध दें जिसके बाद मैं ऊपर ना जा पाऊं। तो यूकैंग बेचारा वहां पर अपनी सांस खो रहा था और कहता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊंगा और दोनों यहाँ पर मास्टर्स हैं, ना ही मैं पानी के अंदर इनसे फाइट कर सकता हूँ। तो बुड्ढा मास्टर जो होता है जब उसे पंच मारता है तो यूकैंग जो होता है उसके पंच को वहां पर अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वहां पर साथ ही अपनी ग्रैस्पिंग टेक्निक को यूज करता है, अपनी ग्रैस्पिंग ऑफ द आर्च एंड टेक्निक को यूज करते हुए उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो मास्टर सीधा ग्राउंड के ऊपर गिरता है। यूकैंग अपने पांव से रस्सी हटाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी भागकर ऊपर जाना होगा, मुझे पुंगचुन के पास जाना होगा, वही मुझे बचा सकता है। लेकिन इसी के साथ ही दूसरा मास्टर जो होता है वहां पर रस्सी उसके गले में डालता है और उसे वहां पर से उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। तो पानी के अंदर से पटकने के बाद साथ ही अपनी रस्सी के साथ उसकी गर्दन दबा रहा होता है। तो यूकैंग बेचारा वहां पर कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं यहीं पर इसी पानी के अंदर मरने वाला बिना पुंगचुन के नोटिस में आए, क्या पुंगचुन को यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा मैं पानी के अंदर मर चुका हूं। तो यूकैंग कहता है कि और मेरे पास यहाँ पर अब सांस भी उखड़ रही है, यानी कि अब मैं और ज्यादा सांस भी नहीं ले पाऊंगा, पुंगचुन प्लीज यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। अपना हाथ ऊपर उठाकर कहता है कि पुंगचुन मेरी मदद करो, लेकिन पुंगचुन जो होता है वो नीचे से उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा क्योंकि वो पानी के अंदर काफी गहराई में है।
जबकि ऊपर का सीन दिखाता है जहां पर पुंगचुन जो होता है चुपचाप खड़ा होता है। किंग डोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तो वो कहता है हाँ बताओ। तो उसी के साथ किंग डोंग से कहता है आज मेरे पास व्हाइट ड्रैगन सेक्टर की तरफ से एक एनवी आया था, एक मैसेंजर आया था और अपने साथ काफी कुछ लेकर आया था। पुंगचुन उसे कहता है ये मेरा बिजनेस नहीं है बल्कि तुम लोगों के आपस की मसला है, तो फिर मुझे क्यों बता रहे हो। तो वो उसे कहता है नहीं नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लॉर्ड को मारना चाहते हैं, तुम्हारे लॉर्ड को मारने के लिए वो मेरे पास काफी सारे पैसे लेकर आए थे और मुझे आकर उन्होंने कहा था कि मैं उनका साथ दूं। मुझे लगता है कि वो इस बात से काफी ज्यादा अपसेट है क्योंकि लास्ट टाइम तुमने यहाँ पर उनके लोगों को अपनी कश्ती के सामने बांध दिया था और उनसे यहाँ पर स्विमिंग करवाई थी, इसी वजह से वो तुमसे काफी ज्यादा नाराज हैं। इसलिए मुझे लगता है कि व्हाइट ड्रैगन पैलेस के लोग जो है वो तुम्हें और तुम्हारे यंग मास्टर दोनों को मारने के लिए यहाँ पर तुम्हारे पीछे आ सकते हैं। और इसी के साथ ही वो अंदर अंदर सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे पैसे तो इसी काम के दिए गए, असल में वो मेरा साथ चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं यहाँ पर इन दोनों को मरवाने में उनका साथ दूं, लेकिन मैं यहाँ पर पुंगचुन को गुस्सा दिला दूंगा और पुंगचुन जाकर व्हाइट ड्रैगन पैलेस को पूरी तरह से नाइलेट कर देगा और दोनों तरफ से मेरा काम हो जाएगा। अगर पुंगचुन मरता है तभी मेरा फायदा और अगर यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन पैलेस लीडर मरता है तब भी यहाँ पर मेरा ही फायदा होने वाला है। और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि वहां पुंगचुन उसे कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। किंग डोंग उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हारे मालिक के और ज्यादा दुश्मन बनते जा रहे हैं, जितने ज्यादा वो दुश्मन होंगे उतने ज्यादा तुम्हारे लॉर्ड को यहाँ पर खतरा होने वाला है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इससे पहले कि तुम्हारे मास्टर को खतरा हो जाकर व्हाइट ड्रैगन पैलेस के मास्टर को मार देना चाहिए। तो इसी के साथ ही पुंगचुन उसे कहता है कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। तो साथ ही वो उसे कहता है कि मैं ये जॉब तुम्हारे सर पर छोड़ता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर आपसे हमारे सबॉर्डिनेट हो, यानी कि आज से तुम भी हमारे साथी हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम मेरे लिए काम करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाओ और जाकर व्हाइट ड्रैगन क्लैन लीडर और साथ में उसके पूरे क्लैन को एंड करो। ये बात सुनते बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता और कहता है ये कमीना यहाँ पर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो किंग डोंग वहां पर सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर पुंगचुन को भेजने वाला था कि वहां पर जाकर उनके क्लैन का सफाया कर दे, लेकिन ये तो यहाँ पर मुझे भेजने के बारे में सोच रहा है और मैं तो पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता और अगर वहां पर जाऊंगा तो ब्लैक रीपर जो है वो तो मुझे मार डालेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 44 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या पुंगचुन टाइम रहते पानी के अंदर जाकर अपने लॉर्ड को बचा पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेचारा यू गैंग जो होता है बुरी हालत में होता है क्योंकि वहां पर असैसिन्स जो होते हैं उसके गले में रस्सी बांधकर उसे एक पत्थर के साथ बांध रहे होते हैं, जबकि हमारा पुंगचुन जो होता है उसे अभी तक यहाँ पर कुछ भी खबर नहीं होती। और इसी के साथ ही पुंगचुन जो होता है उसे वहां पर पानी के अंदर तैरते हुए दो बैम्बूज दिखाई देते हैं जो कि वहां पर सीधे तैर रहे थे। तो इसी के साथ ही पुंगचुन कहता है कि ये क्या, इनकी शेप यहाँ पर अलग अलग क्यों हो गई, यानी कि वो दोनों जो है उनकी डायरेक्शन अलग क्यों हो गई है। तो इसी के साथ ही वो मास्टर से पूछता है किंग डोंग तू मुझे बताओ कि ये क्यों हो रहा है, क्या यहाँ पर ये बैम्बू जो बैम्बू के टुकड़े हैं क्या ये इस तरह से तैर सकते हैं। तो वो कहता है नहीं, इस समय तो यहाँ पर इन्हें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं तैरना चाहिए क्योंकि इस वक्त पानी की लहरें बहुत ज्यादा शांत हैं और ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर पानी के अंदर कुछ हलचल हो रही है। और इसी के साथ ही वो कहता है लगता है कि यंग मास्टर खतरे में है, लगता है कि उसकी सांस निकल रही होगी और वो दोनों जल्दी से पानी के अंदर जंप लगा देते हैं। और जब वो दोनों पानी के नीचे जाते हैं तो इसी के साथ ही वहां पुंगचुन होता है वहीं पर से अटैक करके अपने यंग मास्टर की रस्सी काटता है और साथ ही अपने यंग मास्टर को पकड़ता है और साथ ही वहां पर किंग डोंग को इशारा करता है और कहता है कि उन दोनों को संभालो और उनको ऊपर लेकर आओ। और इसी के साथ ही हमारा पुंगचुन जो होता है वहां पर से यू गैंग को लेकर ऊपर चला जाता है और उसके चले जाने के बाद दोनों असैसिन जो होते हैं वो कहते हैं कि हम यू गैंग को यहाँ पर से भागने नहीं दे सकते, हमें उसे वापस से पकड़ना होगा और उसे मारना होगा। लेकिन इसी के साथ ही किंग डोंग जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और सामने से गायब हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं क्या वो बंदा कहां पर चला गया, लेकिन किंग डोंग जो होते हैं उनके पीछे पहुंच जाता है क्योंकि पानी के अंदर, क्योंकि वो यांगजी रिवर चैनल के मास्टर हैं तो इसका मतलब यह है कि पानी के अंदर उनसे तो कोई फाइट नहीं कर पाएगा। और उनके पीछे पहुंच जाते हैं और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे पानी के अंदर आकर मुझसे फाइट कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो दोनों पीछे की तरफ घूमते हैं, लेकिन इसी के साथ ही किंग डोंग उनके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देते हैं और उन दोनों को उठाकर वहां पर से बाहर निकल आते हैं। जैसे किंग डोंग बाहर निकलते हैं वो कहते हैं कि मैंने इन दोनों को उठा लाया हूं। और जब वो सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पुंगचुन डिमोनिक आर्ट्स को यूज करते हुए हमारे यू गैंग की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकाल रहा होता है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर से जो पानी होता है उसको बाहर निकाल रहा होता है। तो उसके बाद वहां यू गैंग जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसी के साथ वो यू गैंग के मेडियन पॉइंट्स को दबाता है जिससे वो वहीं पर सो जाता है। तो मैं यू गैंग के सो जाने के बाद अब पुंगचुन जो होता है उठकर खड़ा होता है और कहता है कि किंग डोंग क्या तुम उन दोनों को ले आए हो। तो वो कहता है हाँ मैं ले आया। इसी के साथ ही वो कहता है कि इन कमीनों को तो मैं खुद यहाँ पर मारूंगा। और इसी के साथ ही उठकर खड़ा होता है और वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। तो इतनी दूर से खड़े होकर जब वो स्ट्राइक लगाता है तो उन दो में से एक मास्टर की गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और दूसरा मास्टर भी काफी हैरान हो जाता है कि इसने ऐसे कैसे कर दिया। और इसी के साथ ही हमारा पुंगचुन कहता है कि इनमें से एक ही काफी है मुझे जवाब देने के लिए। और साथ ही वो आगे बढ़ता है और
किंग डोंग जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहता है कि शुक्र है कि मैंने यहाँ पर इनके साथ कोई पंगा नहीं लिया, वरना भी मेरी गर्दन भी यहाँ पर कटी होती। पोंग चुन उस मास्टर से पूछता है कि बताओ कि तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। तो वो कहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, चाहे तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी खा लो, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला कि मुझे किसने यहाँ पर भेजा है। तो पोंग चुन उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रख पाओगे, और साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है, जबकि असैसिन सोच रहा होता है कि ये तो एक पागल है। और इसी के साथ ही पोंग चुन जो होता है वहां पर अपनी तलवार को उसकी टांग के ऊपर रखता है, उसकी जांग के ऊपर रखकर वहां पर से नीचे की तरफ घसीटता है, यानी कि उसकी टांग के ऊपर, पूरी टांग के ऊपर एक लंबा सा कट लगा देता है, जिससे वहां पर वो जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, कहीं तुम पागल तो नहीं हो। तो पोंग चुन उसे कहता है कि अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाता है कि हमारा पोंग चुन जो होता है यू गैंग को लेकर शिप के अंदर आ जाता है, बिस्तर के ऊपर लिटा देता है, जबकि यहीं पर हमारे किंग डोंग जो होते हैं अपने पास का सीन दिखाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। जब पोंग चुन ने वहां पर उसकी टांग के ऊपर अपनी तलवार के साथ एक बड़ा सा कट लगाया था, तो उसके बाद उसने वहां पर बोलना शुरू कर दिया था। उस असैसिन ने बताया कि व्हाइट ड्रैगन क्लैन लीडर ने उसे यहाँ पर इनको मारने के लिए भेजा है, व्हाइट ड्रैगन के लोगों ने यहाँ पर भेजा है, तो आप प्लीज यहाँ पर उसे मार डालो। और इसी के साथ ही वहां पोंग चुन जो होता है वहां पर से किक मारता है, किक मारकर उसकी गर्दन उड़ा देता है, दूसरे वाले को भी मार डालता है। तो मास्टर किंग डोंग जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डिमोनिक की को यूज करते हुए देखा है, लेकिन डिमोनिक की को इतनी क्रूएलिटी के साथ यूज करते हुए मैं पहली बार देख रहा हूँ। और मैंने सुना है कि यहाँ पर ये वाला तरीका जो है सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट के लोग ही यूज करते हैं, क्योंकि डिमोनिक कल्ट के लोग प्योर डिमन होते हैं। वो लोग यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी के साथ साथ यहाँ पर रुथलेस मेथड्स को यूज करते हैं किसी को सजा देने के लिए या मारने के लिए। अगर ये लड़का यानी कि अगर ये पोंग चुन यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर से है और अगर ये लड़का इसका लॉर्ड है, तो इसका मतलब यह है कि ये डिमोनिक सेक्टर का यंग मास्टर हो सकता है। और इसी के साथ यू गैंग को होश आती है। तो यू गैंग को जब होश आती है तो पोंग चुन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब मुझे ये बताओ कि उन असैसिन्स को तुमने पकड़ लिया होगा, उनसे तुम्हें क्या पता चला कि किसने मेरे पर अटैक करवाया है। तो पोंग चुन उसे कहता है कि हाँ उन लोगों ने मरने से पहले कन्फेस किया था, उन लोगों ने कहा कि व्हाइट ड्रैगन क्लैन के लोगों ने तुम्हें मारने के लिए उनसे भेजा था। तुम्हारा यू गैंग कहता है ये क्या बकवास हो रही है, व्हाइट ड्रैगन क्लैन के लोग मुझे मारने के लिए क्यों भेजेंगे, और वैसे भी यहाँ पर अगर उन्हें किसी को मारना था वो तुम्हें मारते, क्योंकि तुमने उनकी शिप को वहां पर एक सिक्के में किराए पर लिया था और उसके लोगों के साथ तुमने यहाँ पर बुरा किया था, और वो मुझे मारने के लिए पानी के नीचे क्यों आएंगे। मुझे लगता है कि डिवाइन फिजिशियन ने इन लोगों को भेजा है, ये वही डिवाइन फिजिशियन के भेजे हुए घोस्ट वैली के लोग होंगे। तो जब वो इतना कहता है तो इसी के साथ पोंग चुन उसे कहता है हाँ यंग मास्टर मुझे भी इस बात के ऊपर शक था, इसी वजह से मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही महान और जीनियस इंसान है, आप बहुत ही जल्दी एक बहुत ही महान लीडर बनेंगे, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। तो यू गैंग कहता है कि चलो लगता है कि यहाँ पर इसने मेरी बात को मान लिया, अब जबकि ये इस बात से कन्विंस्ड है और यहाँ पर जाकर व्हाइट ड्रैगन क्लैन को खत्म नहीं करेगा। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जो पोंग चुन होता है वो कहता है लेकिन जो भी हो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गैस के ऊपर, यानी आपने यह कह दिया कि ये डिवाइन फिजिशियन का काम है, मैं सिर्फ इसी बात के ऊपर व्हाइट ड्रैगन क्लैन को जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि उन लोगों को एक वार्निंग तो जाकर देनी चाहिए, हमें जाकर व्हाइट ड्रैगन क्लैन लीडर से इस बारे में जानना चाहिए। तो हमारा यू गैंग कहता है लगता नहीं है कि ये कन्विंस हुआ है। और इसी के साथ ही वहां पर किंग डोंग जो होता है वो जल्दी के ऊपर तेल छिड़क रहा होता है। वो कहता है पोंग चुन ने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक गैस के ऊपर उन लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि ये व्हाइट ड्रैगन क्लैन लीडर का ही काम हो, उसी ने यहाँ पर आपको मारने के लिए लोगों को भेजा हो। और जितने रिसोर्सेज मेरे पास है उसके मुताबिक मैंने सुना है कि व्हाइट ड्रैगन क्लैन का जो लीडर है वो 10 ईवल्स में से एक है, यानी कि वो ब्लैक रीपर है। ब्लैक रीपर डिस्गाइज बनकर वहां पर व्हाइट ड्रैगन क्लैन का लीडर बनकर बैठा हुआ है। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है कि ग्रेट ईवल्स, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ग्रेट ईवल्स हैं। तो किंग डोंग उसे कहता है कि हाँ ग्रेट ईवल्स वाकई में हैं, 10 ग्रेट ईवल्स हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक काम कर चुके हैं, और सभी लोगों में से ये वाला तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। हमने सुना था कि डेथ रीपर जो इतना कमीना है कि उसने यहाँ पर पूरे के पूरे गांव को मार डाला था और सभी लोगों को मारकर उनके सर काटकर वहीं पर उसने भालू के ऊपर टांग दिए थे। अगर मैं यहाँ पर डेथ रीपर के क्राइम्स के बारे में बताना स्टार्ट करूं तो मुझे लगता है कि आज का पूरा दिन कम पड़ जाएगा, उस कमीने के क्राइम्स खत्म नहीं होंगे। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जिनको 10 ग्रेट ईवल्स कहते हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर 10 ग्रेट ईवल्स कहना ये काफी ज्यादा लंबा है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर इन्हें क्यूट कहें। तो हमारा यू गैंग कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि क्यूट वर्ड काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उन 10 ग्रेट ईवल्स में से 3 मास्टर्स तो उनके अपने पास हैं। एक तो मास्टर सोमेन है जो कि हर वक्त हंसते रहते हैं, और दूसरा वो जो अंकल च्योंग वैन है जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानों को खाता है, और जबकि तीसरा यहाँ पर उनमें से हमारा पोंग चुन है। तो मास्टर किंग डोंग जो होता है उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे अब इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 10 ग्रेट ईवल्स को अगर कोई क्यूट कह सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट के लोग ही कह सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही बुरा फंस चुका हूँ, मैं डिमोनिक कल्ट के लोगों में फंस गया हूँ। तो इसी के साथ ही यू गैंग जो होता है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम वहां पर जाकर व्हाइट ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय करो, मैं वहां पर खुद जाऊंगा, जाकर उनके लीडर से बात करूंगा। तो हमारा यू गैंग जो होता है वो कैप्टन से कहता है कि कैप्टन मैं चाहता हूँ कि सामने वाले गांव में अपनी शिप को डॉक करो, मुझे वहां पर थोड़ी देर सोचने के लिए समय चाहिए होगा, थोड़ी देर घूम फिर कर आता हूँ तो फिर माइंड फ्रेश हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो लोग अपनी शिप को वहां पर डॉक करते हैं, जबकि वहीं पर दिखाते हैं डिवाइन मास्टर्स जो होते हैं वो भी इसी गांव में होते हैं, और डिवाइन
मास्टर एक जो होता है वो दूसरे से कहता है कि हम लोग डोंगटिंग लेक में तो पहुंच चुके हैं और जो दूसरी जो डिवाइन पावर्स हैं वो यहीं पर इसी डोंगटिंग लेक में मिलने वाली हैं। मास्टर सेंगिन कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी ये करना ही होगा, हमें अपनी डिसाइपल जेंगिन के लिए करना पड़ेगा। जेंगिन को ये पावर्स चाहिए, अगर जेंगिन को वो पावर्स नहीं मिली तो फिर मुझे लगता है कि उसकी बॉडी जो है वो अपने आप को कंपोजर में नहीं रख पाएगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जेंगिन का दिखाया जाता है कि लास्ट टाइम जेंगिन जो कि एक लड़का बनकर अपने मास्टर के साथ खड़ा था, असल में वो एक लड़की होती है। वो अपना डिस्गाइज उतारती है और इसी के साथ ही वो कहती है कि मेरी बॉडी फिर से यहाँ पर मुझे तंग कर रही है, पता नहीं ये लड़की की बॉडी कब तक यहाँ पर होल्ड आउट करेगी, क्योंकि उसे यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल किस्म की बीमारी होती है जिसे 7 मेरिडियन ब्लॉकेज बीमारी कहा जाता है और इसे यहाँ पर 7 पावर्स चाहिए, 7 डिवाइन पावर्स के साथ वो अपनी बॉडी को हील करना चाहती है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 45 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे यू गैंग को यहाँ पर अगली डिवाइन पावर लेने के लिए इससे फाइट करना पड़ सकती है या फिर नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा पुंगचुन जो होता है वहां पर अपनी तलवार निकालकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसी के साथ ही ब्लैक रीपर अपने स्पेशल वेपन को यूज करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करना स्टार्ट करता है, लेकिन पुंगचुन उसके सारे थ्रेड्स को बड़ी आसानी से काट देता है और इस बात से व्हाइट क्लैन लीडर जो होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे तो यहाँ पर मेरे दागू को बड़ी आसानी से काट दिया। तो ब्लैक रीपर हमारे पुंगचुन के अटैक को वहां पर अवॉइड करता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, पूरी की पूरी छत उड़ जाती है और उसके बाद दोनों जब वहां पर फाइट कर रहे होते हैं तो इसी के साथ ही व्हाइट क्लैन लीडर उसे कहता है कि यहाँ पर रुको तो जरा, तो क्या हो रहा है, तुम लोग यहाँ पर मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए जो गोल्डन ट्रेजर्स भेजे थे क्या वो काम थे या फिर तुम्हें पसंद नहीं आया, फिर तुम मुझे यहाँ पर मार क्यों रहे हो। तुम्हारा यू गैंग कहता है कि ये क्या, ये कौन से गोल्डन ट्रेजर्स की बात कर रहा है, तो उसे कहता है पुंगचुन रुक जाओ, तो पुंगचुन जो होता है वहीं पर रुक जाता है। तो इसी के साथ ही यू गैंग उसे कहता है कि ब्लैक रीपर आप मुझे यहाँ पर बताना स्टार्ट करो कि तुम यहाँ पर किन गोल्डन ट्रेजर्स के बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है प्लीज सर, मैंने यहाँ पर आपको अपने डिसाइपल्स के साथ कुछ इनाम भिजवाए थे, यानी कि कुछ सिक्के भिजवाए थे, कुछ सोने के सिक्के भिजवाए थे, मैं उन्हें यहाँ पर गोल्डन ट्रेजर कह रहा हूँ। मैंने उनको इसलिए भिजवाया था ताकि प्लीज आप यहाँ पर हमारी तरफ ना आए और ना ही हमारे साथ आकर कोई मुश्किल क्रिएट करे, मुझे आपके साथ फाइट नहीं करनी क्योंकि मुझे पता है कि आप एक स्ट्रॉन्गर इंसान हैं। यू गैंग उसे कहता है तो फिर तुम्हारे डिसाइपल्स ने हमारे पर अटैक क्यों किया जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे। तो वो कहता है कि मेरे डिसाइपल्स को इस बारे में नहीं पता, बस मेरे कुछ खास लोगों को पता था जो कि वहां पर वो गिफ्ट्स लेकर गए थे, इसलिए प्लीज मैं यहाँ पर इस बात को मानता हूँ कि मैं आपसे फाइट करके जीत नहीं सकता, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दे। जबकि किंग डोंग जो होता है वहां पर चिल्लाकर अब बात को कवर करने की कोशिश कर रहा था और उसे कहता है बकवास बंद करो, हम जैसे यहाँ पर आए तुमने हमारे पर अटैक करने की कोशिश की और अब तुम यहाँ पर हमारे सामने जो नटंकी कर रहे हो, तुम ये कह रहे हो कि तुम यहाँ पर इस तरह कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि ब्लैक रीपर उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इनको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ पर मुझे मरवाने के लिए लोगों को यहाँ पर बहला फुसला कर ले आए हो, तुमने यहाँ पर सारे का सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। अगर मुझे पता होता कि एक दिन तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ इस तरह के पावरफुल मास्टर्स को लेकर आने वाले हो तो मैंने तुम्हें पहले ही मार दिया होता। जबकि किंग डोंग जो होता है वो चिल्ला चिल्लाकर उसके ऊपर शोर मचा रहे होते हैं और इसी के साथ ही हमारा पुंगचुन जो होता है ग्राउंड के ऊपर पांव मारता और कहता है अपनी बकवास बंद करो, मेरे लॉर्ड यहाँ पर सामने बैठे और तुम लोग आपस में बहस कैसे कर सकते हो, क्या तुम लोग मरना चाहते हो। तो वो दोनों वहीं पर खामोश हो जाते हैं। तो इसी के साथ ही पुंगचुन जो होता है वहां पर व्हाइट ड्रैगन क्लैन लीडर से कहता है कि अब जरा अपने असली हुलिये में आओ और इसी के साथ ही वो जो व्हाइट ड्रैगन क्लैन लीडर होता है वो ब्लैक रीपर बन जाता है, यानी कि वहां पर अपने डिस्गाइज को खत्म करता है तो वाकई में ब्लैक रीपर ही होता है। तो हमारा यू गैंग कहता है ये तो वाकई में ब्लैक रीपर निकला, यानी कि ये 10 ग्रेट इवल्स में से एक है। तो यू गैंग जो होता है वो किंग डोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में जो भी कहा था कि ये डिस्गाइज्ड मास्टर है, ये तो वाकई में वही निकला। इसी के साथ ही हमारा यू गैंग जो होता है वो कहता है कि मुझे एक सवाल पूछना है। तो वो कहता है हाँ माय लॉर्ड, आप यहाँ पर सवाल पूछे कि आपको क्या पूछना, आप जो भी पूछना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगा। तुम्हारा यू गैंग मुझसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने यहाँ पर वो गिफ्ट्स को रिसीव किया और उसके बाद तुमने यहाँ पर हमसे झूठ बोला, क्या यह बात वाकई में सच है। तुम्हें क्योंकि तुमने उन गिफ्ट्स को भी रख लिया और उसके बाद हमारे सामने झूठ बोलकर यहाँ पर इनके क्लैन को डिस्ट्रॉय करवाने के लिए पुंगचुन को गुस्सा दिला रहे थे। तो ये बात सुनते बेचारा किंग डोंग वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पर झूठ तो बोला है। तो हमारा यू गैंग कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर जानबूझकर हमें इस फाइट में झोंक रहे थे ताकि तुम यहाँ पर अपने दुश्मन को कम करवा सको। तुम्हें पता है कि पुंगचुन गुस्से में आकर यहाँ पर इनके पूरे के पूरे क्लैन को खत्म कर देगा। तो इसी के साथ ही किंग डोंग वहां पर आगे से बिल्कुल खामोश होता है, कुछ भी बोल नहीं रहा था। तुम्हारा पुंगचुन वहीं पर से कुर्सी उठाकर उसके सर में दे मारता और कहता है कमीने कहीं के, असल में तुम यहाँ पर मैं बेवकूफ बना रहे थे और तुम यहाँ पर अपने मकसद के लिए हमें यूज कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे कमीने के मकसद के लिए मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आकर मैंने ये सब कुछ कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर इनके सामने भी एक्सपोज हो चुका हूँ, कमीना कहीं का। उसी के साथ ही पुंगचुन जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है किंग डोंग चुपचाप वहां पर खड़े रहो जब तक कि मेरे लॉर्ड यहाँ पर अपना पूरा गुस्सा ना उतार ले। लेकिन किंग डोंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश होने का नाटक करता है। तुम्हारा यू गैंग कहता है कमीना कहीं का। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अब और कुछ भी नहीं चाहिए, चलो पुंगचुन यहाँ पर से चलते हैं और जाकर अपना मिशन पूरा करते हैं। और साथ ही वहां पर जाने से पहले उस ब्लैक रीपर से कहता है कि दोबारा कभी भी यहाँ पर उस डोंगटिंग लेक की तरफ मत आना, अपने एरिया में रहना। अगर तुम डोंगटिंग लेक में दिखाई दिए तो फिर तुम्हारे पूरे के पूरे व्हाइट ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही वहां पर से चल पड़ता है। जबकि पुंगचुन जो होता है वॉइस ट्रांसमिशन के साथ उसे कहता है कि मेरी बात को याद रखना, जो मेरे लॉर्ड ने
यहाँ पर कही है, अगर मेरे लॉर्ड के ऑर्डर्स को तुमने डिनाई किया, उनको मानने से मना किया, तो फिर यहाँ पर तुम और तुम्हारे साथ साथ पूरे का पूरा तुम्हारा सेक्टर मारा जाएगा, मैं सभी को मार डालूंगा। और पुंग जॉन भी वहां पर से गायब हो जाता है। उनके वहां पर चले जाने के बाद ब्लैक रीपर जो होता है वो सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूं तो ये सिर्फ वही लोग हो सकते हैं। फिर साथ ही वहां पर से रूम के अंदर जाता है जहां पर वो तीनों एल्डर्स जो होते हैं मौजूद होते हैं। तो वो तीनों एल्डर्स से कहते हैं कि मास्टर जी, क्या आपने यहाँ पर हमें पैरालाइज करके यहाँ पर क्यों खड़ा कर दिया, जबकि हम लोग भी फाइट में आपका साथ दे सकते थे। तो ब्लैक रीपर वहां पर जाता है, जाकर उसकी पावर्स को अनलॉक करता है और उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे मरवाने के लिए आए हो बेवकूफो, तुम लोग यहाँ पर मुझे मरवा देते। फर्स्ट एल्डर उसे कहता है तो क्या आपने यहाँ पर पुंग जॉन को देखा, तो क्या आपने उससे फाइट की, तो वो उसे थप्पड़ मारते हैं और उसे कहता है बेवकूफ कहे कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम लोग यहाँ पर किससे पंगा ले रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है पुंग जॉन है कौन। तो फर्स्ट एल्डर वहीं पर गिर जाता है और उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो ब्लैक रीपर उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि पुंग जॉन कौन है, वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट, और सिर्फ वो सिर्फ बेस्ट ही नहीं है बल्कि वो एक ऐसा इंसान है जो बेस्ट से भी ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास बहुत सारी डिमोनिक की, और डिमोनिक की का मतलब तुम समझते हो। उसके साथ मैंने फाइट की और उसकी फाइट के बाद मैंने यहाँ पर यह अंदाजा लगाया कि वो 10 ग्रेट इवल से भी ज्यादा पावरफुल है। और जरा सोच कर देखो, इतना पावरफुल बंदा यहाँ पर किसी का हेंचमैन बना हुआ है, किसी एक लड़के का जिसके पास खुद पावर्स नहीं है, वो उसका नौकर बना हुआ है। और इस तरह की पावर्स, अनबैलेंस पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर में हो सकती है, और वो डिमोनिक कल्ट के अंदर होती है, जहां पर तुम्हारा लीडर चाहे यहाँ पर कमजोर क्यों ना हो लेकिन बहुत ही पावरफुल लोगों को उसके सामने सबमिट करवाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर पुंग जॉन है। और मुझे लगता है कि उसका जो मास्टर है, उसका जो यंग मास्टर है, वो भी यहाँ पर एक ना एक दिन उसका बहुत ही पावरफुल मास्टर बनकर दिखाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर उनसे पंगा लेना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ब्लैक रीपर उसे कहता है कि अब यहाँ पर से दफा हो जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से मरना नहीं चाहता। अगर सेक्टर के लोग मेरे पीछे कब से लगे हुए हैं, मैं जहाँ पर उनके हाथ से मरना चाहूंगा, ना कि जहाँ पर इस जैसे एक डिमोनिक मास्टर के हाथ से, जो कि मेरी मौत को बहुत ज्यादा दर्दनाक बना सकता है। इसी के साथ ही हमारे ब्लैक रीपर जो होते हैं उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी गर्दनों को ठीक करता हूँ, तुम लोग यहाँ पर से चुपचाप चले जाओ। और इसी के साथ ही वो एक की गर्दन को जाकर पकड़ता है और उसे कहता है कि बस यहाँ पर चुपचाप खड़े रहो, मैं तुम्हारी गर्दन को ठीक करता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वो उसकी गर्दन को मोड़कर वहां पर उसकी गर्दन को ही तोड़ देता है और वो लड़का वहां पर मर जाता है। जब वो मर जाता है तो फर्स्ट एल्डर उसे कहता है कि ये क्या मास्टर, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मेरे बेटे को क्यों मार दिया, तुम कमीने घटिया कहीं के, तुमने यहाँ पर मेरे बेटे को मारा है। ब्लैक रीपर उसे कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर कब कहा कि तुम लोग यहाँ पर से जिंदा जा सकते हो, मैंने तो यही कहा था कि तुम लोग यहाँ पर से जा सकते हो। जब किसी के साथ ही एल्डर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आके बढ़ते हैं और कहते हैं कमीने मास्टर, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे साथियों को मारने की। और वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते, जबकि ब्लैक रीपर जो होता है वो अपने पास अपने थ्रेड्स को निकालता है और उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। दूसरे वाले के भी बाजू और टांगे काट देता है, जबकि फर्स्ट एल्डर उसके करीब पहुंचता है और जाकर अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जबरदस्त धमाका दिखाई देता है। तो माय यूकेंग कहता है कि अब वहां पर क्या हो रहा होगा, मुझे लगता है कि ब्लैक रीपर मास्टर जो है वो काफी ज्यादा अपसेट है। पुंग जॉन उसे कहता है कि मास्टर, मैं वहीं पर सभी लोगों को मार डालता, आप मुझे कहते तो मैं वहां पर सभी लोगों को मार देता। तो माय यूकेंग उसे कहता है कि नहीं, हमें यहाँ पर किसी को मारने की जरूरत नहीं है, चाहता हूँ कि बस अपनी आंखें बंद करो, अपने गुस्से को जाने दो, हम लोग यहाँ पर बिला वजह का खून खराबा क्यों करें, हमें बस अपने मिशन को पूरा करना है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन सुबह सुबह के वक्त का दिखाया जाता है। वो दिन होता है जिस दिन हमारा यूगैंग जो है वो जाकर इनहेरिटेंस की पावर लेने वाला है। तो पुंग जॉन उसे कहता है कि माय लॉर्ड, क्या आप तैयार हैं? तो वो कहता है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो हमारा यूगैंग सोच रहा होता है कि बस उम्मीद करता हूं कि ये मार्शल आर्ट्स दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स हो, जिसको सीखने के बाद मैं पुंग जॉन को हराकर अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकूं। इसी के साथ ही हमारा यूगैंग जो होता है वहीं पर पानी के अंदर छलांग लगा देता है और कहता है अब मुझे बस जाकर पानी के अंदर से वो रास्ता ढूंढना है जहां पर से मैं जाकर उस मार्शल आर्ट्स की पावर को ले सकता हूं। पानी के अंदर जाने के बाद जब वो नीचे गहराई में जाता है तो वहां पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि जहां पर इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो माय यूगैंग कहता है मुझे लगता है कि मैं तकरीबन यहाँ पर 60 मीटर तक पहुंच चुका हूँ, अभी तक मुझे यहाँ पर वो करंट दिखाई नहीं दे रही, यानी पानी का वो तेज भाव दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे अपने साथ खींचकर अंदर तक लेकर जाएगा। और इसी के साथ ही पानी का तेज भाव उसकी तरफ आके पड़ता है और माय यूगैंग कहता है कि तो इसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, और उसका प्रेशर वाकई में इतना ज्यादा होता है कि उसकी बॉडी के साथ टकराकर उसकी बॉडी को भी वहां पर टुकड़े टुकड़े कर सकता है। तो माय यूगैंग कहता है जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा पावरफुल है, अगर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही की तो फिर मैं इसी जगह के ऊपर मर भी सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 47 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जेंगिन भी वहां पर पहुंच जाएगी और क्या यहाँ पर वो दोनों आपस में इस मार्शल आर्ट्स को लेने के लिए कम्पीट करने वाले हैं या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 48 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि वहाँ यूगैंग जो है वहाँ पर पानी के नीचे 7 मीटर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही तेज पानी की करंट आती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि 60 मीटर की गहराई में वैसे भी PSI काफी ज्यादा होता है। तो वो कहता है अगर ऐसे चलता रहा फिर तो मैं यहाँ पर ऐसे ही मारा जाऊंगा। और उसके बाद शाम हो जाती है और शाम के वक्त का सीन दिखाता है कि हमारी जैंगिन जो होती है अपने मास्टर के पास खड़ी होती है और मास्टर से कहता है कि जैंगिन तुम काफी ज्यादा परेशान लग रही हो। तो मास्टर जो तो वो से कहते
कहती है कि मास्टर चिल में यहाँ पर परेशान इसलिए होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पहले से यहाँ पर जाकर उस दूसरी इनहेरिटेंस की पावर को भी ले ले, और अगर किसी ने दूसरी इनहेरिटेंस की पावर को ले लिया तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगी। क्यों ना हम लोग डोंगटिंग लेक में जाएं और जाकर उसके इंटरेस्ट को ढूंढे कि आखिर वो पावर कहां पर रखी हुई, इनहेरिटेंस की पावर को ढूंढना स्टार्ट करें। तो मास्टर से कहता है कि नहीं बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर इतनी आसानी से उस पावर को ले सकता है। उस पावर को लेने के लिए यहाँ पर डाइविंग सीखनी पड़ेगी, पानी के नीचे जाना पड़ेगा, और उसके बाद पानी के नीचे जाने के बाद वहां पर बहुत ज्यादा खतरा है। और जिन चोरों के बारे में हमें शक है कि उन चोरों ने लास्ट इनहेरिटेंस को चोरी किया था, वो चोर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो जेंगिन कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों मास्टर। तो मास्टर से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसमें पानी के नीचे 60 मीटर तक जाना पड़ेगा, और 7 मीटर नीचे जाने के बाद वहां पर पानी की करंट इतनी तेज होती है कि कोई भी इंसान वहां पर अपने आप को बेबस महसूस करेगा। प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वहां पर ठीक से सांस भी नहीं ले पाएगा, और उसके बाद अगर वो बच जाता है उसके बावजूद वो यहाँ पर पानी के नीचे गहराई के अंदर उस केव तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो किसी तरीके से उस केव तक पहुंच ही जाता है तो उस केव के अंदर पहुंचने के बाद वो वहां पर से वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि डिमोनिक मार्शल आर्ट्स वाले किसी भी इंसान को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ राइटियस मार्शल आर्ट्स को सीखने वाले लोग ही वहां पर जा सकते हैं, और चोर जो होते हैं उन्होंने खासतौर पर डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को ही मास्टर किया होता है। तो साथ साथ हमारे युगैंग का सीन भी दिखाया जा रहा था कि हमारा युगैंग जो होता है उस करंट को पार करने के बाद उस केव के अंदर निकल आता है, और उस केव के अंदर निकलने के बाद हमारा युगैंग जो होता है वहां पर सामने देखता है तो सामने एक कंकाल पड़ा होता है, और उसके पीछे एक बड़ी सी पेंटिंग लगी होती है। तो युगैंग कहता है कि आज ये कौन सी जगह है, लगता है कि मैं सही जगह के ऊपर पहुंच आया, और यहीं पर इसी कंकाल के पास मुझे जहां पर वो स्पेशल पावर्स मिलने वाली हैं। लास्ट टाइम की तरह जहां पर पहली केव में गए थे वहां पर एक बड़ा सा स्पाइडर था और वो बात कर सकता था, और जहां पर एक कंकाल पड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि जहां पर इस कंकाल से ही मुझे बात करनी होगी। हालांकि ये कंकाल है लेकिन किसी मास्टर का तो होगा, मुझे इसे रिस्पेक्ट देनी होगी। युगैंग आगे बढ़ता है और उसके सामने वहां पर सिर झुकाते हुए उसे रिस्पेक्ट देते हुए अपना नाम बताता है और कहता है कि जूनियर का नाम डू युगैंग है, और जहां पर से आपकी इनहेरिटेंस की पावर लेने के लिए आया है। मैं यहाँ पर दुनिया का कोई पावरफुल इंसान तो नहीं बनना चाहता, ना ही मैं दुनिया के ऊपर राज करना चाहता हूँ, मैं बस यहाँ पर एक कंफर्टेबल नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मुझे बस एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है। तो क्या आप यहाँ पर मेरे पर एहसान करेंगे और अपनी पावर्स मुझे दे देंगे। लेकिन वो कंकाल आगे से कुछ भी नहीं बोल। तो युगैंग कहता है कि ये क्या, ये कंकाल तो आगे से बोल ही नहीं रहा, मुझे लगता है कि ये स्पाइडर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही वो अपने पास से कपड़ा निकालता है और कंकाल के सर के ऊपर पड़ी हुई धूल को साफ करने की कोशिश करता है। तो युगैंग कहता है कि मुझे लगता है कि इसके ऊपर से धूल को साफ करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है इसी के साथ ही कंकाल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, वो सारी की सारी हड्डियां बिखर जाती है। तो युगैंग कहता है ये मैंने क्या कर दिया। और उसके बाद युगैंग जो होता है वहां पर कंकाल की हड्डियों को उठाता है और उसे फिर से जोड़ना शुरू कर देता है। और इस बार जब उसे जोड़ता है तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई डिमोनिक असुरा हो, जाने चाहिए किसी मॉन्स्टर का कंकाल हो। तो युगैंग जो होता है उसे ऐसे ही जोड़ देता है, और जोड़ने के बाद कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैंने पूरी कोशिश की तुम्हें ठीक तरह से जोड़ने की, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ऐसे ज्यादा ठीक लग रहे हो। और उसके बाद युगैंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे ये सारी पावर कहां से मिलेंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है कि इस जगह के ऊपर इनहेरिटेंस की पावर कैसे मिलने वाली है, और जहां पर तो कोई गाइड भी नहीं है। फिर साथ ही पेंटिंग की तरफ देखता है, जब वो पेंटिंग की तरफ देखता है तो वो कहता है ये पेंटिंग तो कुछ जानी पहचानी लगती है। फिर साथ ही वो कहता है कि लास्ट टाइम जब डिवाइन फिजिशियन के पास हम लोग गए थे उस जगह के ऊपर भी सही सेम टू सेम ऐसे ही नजारा था, इसका मतलब यह है कि ये वही जगह की पेंटिंग है। तो युगैंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये सोरियम वैली की पेंटिंग है, और इसके अंदर उसे वहां पर पेंटिंग के नीचे वहां पत्थर के ऊपर नदी के किनारे एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये क्या, एक लड़की वहां पर क्या कर रही है, और ऐसे लगता है जैसे वो पेंटिंग मूव कर रही है, ऐसे लगता है अभी भी वो लड़की वहां पर आकर बैठी है। और वो उस लड़की की तरफ देखता है तो वो लड़की उसकी तरफ देखती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। तो युगैंग जो होता है उसे वो लड़की याद आ जाती है जिसके साथ वो गली में टकराया था। तो वो कहता है कि ये क्या क्या, ये वो लड़की है, लेकिन ये वो कैसे हो सकती है। फिर साथ ही वो कहता है कि वो इस जगह के ऊपर कैसे हो सकती है। और इसी के साथ ही युगैंग कहता है कि मैं अचानक से उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहा हूं। तो अंदर जो बैठी मास्टर होती है वो भी आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है। तो युगैंग कहता है क्या वो लड़की मुस्कुरा रही है, यानी पेंटिंग वाली लड़की मेरे पर हंस कैसे सकती है। और इसी के साथ ही युगैंग जो होता है वहां पर ऊंची आवाज में कहता है कि औरत क्या तुम यहाँ पर मुझे देख रही हो। तो जैसी वहां पर मास्टर ये बात सुनती है कि उसने उसे औरत कहा है तो वो उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर मुझे औरत कैसे कहा। तो युगैंग कहता है ये क्या ये यहाँ पर मुझे सुन भी सकती है, ये तो मेरी तो वाट लगने वाली है। और इसी के साथ ही वो पेंटिंग से गायब हो जाती है। तो युगैंग कहता है कि वो क्या पेंटिंग से, वो तो कहीं पर चली गई। और साथ ही पेंटिंग के अंदर से लाइट निकलती है और वो लाइट जो होती है युगैंग की बॉडी को कवर कर लेती है। तो युगैंग कहता है ये क्या हो रहा है। वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसके बाद वो पेंटिंग के अंदर होता है जहां पर वो मास्टर उसके सामने बैठी होती है। तो वो मास्टर उसके सामने बैठी बैठी उसे घूर घूर कर देख रही होती है। तो युगैंग कहता है ये क्या, वो पेंटिंग के अंदर कैसे आ गया। जबकि दूसरी तरफ मास्टर चिल जो होते हैं वो अपनी डिसाइपल जेंगिन को बता रहे होते हैं कि उस पेंटिंग के अंदर जाना पड़ेगा और पेंटिंग के अंदर जाकर वहां पर से इनहेरिटेंस की पावर लेनी पड़ेगी। लेकिन वहां पर जो मास्टर है, मास्टर चियोंग वो इतनी आसानी के साथ किसी को भी अपनी पावर्स नहीं देने वाली। वो पहले आपको परखती हैं, आपका टेस्ट लेती हैं और उसी के बाद अगर उन्हें लगता है कि तुम इसके लिए सूटेबल हो तभी वो अपनी पावर्स तुम्हें देंगी। लेकिन बेटा तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक टैलेंटेड डिसाइपल हो। तुम जैसी वहां पर जाओगी मास्टर चियोंग उसी वक्त तुम्हें अपनी इनहेरिटेंस की पावर दे देंगे और तुम्हें वहां पर बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो वो कहती है कि मास्टर क्या वाकई में वो डिवाइन मार्शल सोल टेक्निक है। तो वो
उसे कहता है कि नहीं, वो डिवाइन मास्टर सोल टेक्निक नहीं है। डिवाइन मास्टर सोल टेक्निक तब कंप्लीट होगी जबकि तुम यहाँ पर सातों डिवाइन मास्टर्स की पावर्स को इकट्ठा कर लोगी। यहाँ पर जितनी भी इनहेरिटेंस की पावर्स छोड़ी गई हैं वो सारी की सारी एक एक डिवाइन मास्टर की, यानी 7 डिवाइन मास्टर्स हुआ करते थे और 7 डिवाइन मास्टर्स में से हर एक ने अपनी पावर्स को यहाँ पर छोड़ा है। और जो मास्टर चियोंग चियोंग ये काफी ज्यादा स्ट्रबल लेडी है और इतनी आसानी के साथ किसी को अपनी पावर्स नहीं देने वाली। तो सीन फिर से हमें पेंटिंग के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर मिस चियोंग चियोंग जो होती है वो उसे कहती है कि लड़के क्या तुमने मुझे अभी अभी औरत कह के पुकारा था, तुम तो कुछ ज्यादा रूड लड़के हो। तुम्हारा यूकेंग उसे कहता है कि अचानक से एक पेंटिंग के अंदर एक लड़की मुझे घूर घूर कर देख रही होगी और फिर मुझे यहाँ पर मेरे पर हंस भी रही होगी, तो फिर बताओ कि मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, प्लीज मुझे माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगा हो। मैं बस यहाँ पर इमोर्टल मास्टर को ढूंढ रहा हूँ, डिवाइन मास्टर्स को ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर दे सके। तो उसी के साथ ही वो उसे इडियट कह देती है। जब वो इसे इडियट कहती है तुम्हारा यूकेंग गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे इडियट कहने की। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें नहीं बताना तो ना बताओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसी बेवकूफ औरत को पता होगा कि डिवाइन मास्टर कहाँ पर है, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। जबकि ये बात सुनने के बाद मास्टर चियोंग चियोंग उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बड़े इडियट हो, यानी कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हारा यूकेंग चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम बार बार यहाँ पर मेरे ऊपर इस तरह के अटैक क्यों कर रही हो, बार बार मुझे यहाँ पर ताने दे रही हो और मुझे यहाँ पर बेवकूफ कह रही हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो चियोंग चियोंग उसे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर एक बेवकूफ को बेवकूफ कह रही हूँ, अब तुम बेवकूफ हो तो फिर इसमें यहाँ पर गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। तुम्हारा यूकेंग कहता है कि मैं यहाँ पर डिवाइन मास्टर को ढूंढने के लिए आया हूँ, मुझे इस बेवकूफ औरत के ऊपर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई टेस्ट हो सकता है जो कि यहाँ पर मुझे रोकने के लिए, और मुझे इसकी बात में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बेवकूफ औरत मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है, हो सकता है ये कोई चुड़ैल हो जो यहाँ पर मुझे रोक रही है, मुझे जाकर डिवाइन मास्टर को ढूंढना है। तुम्हारा यूकेंग उसे कहता है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुमसे निपटूंगा और उसके बाद जाकर मास्टर को ढूंढूंगा। तो जैसे ही मास्टर यूकेंग उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है, मास्टर चियोंग चियोंग जो होती है बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए उसके पास पहुंच जाती है और जाकर अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। जब यूकेंग के ऊपर अटैक करती है तो यूकेंग उड़ता पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे स्किल्स इतने बुरे नहीं है, तुमने यहाँ पर मेरी पाम के अटैक को ब्लॉक कर लिया। तुम्हारा यूकेंग कहता है जिस तरह से इसने मेरे पर पावरफुल पाम के साथ अटैक किया, मुझे लगता है ये कोई आम सी अपोनेंट नहीं है, यानी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाली है। और अगर मैं यहाँ पर से डिवाइन मास्टर की पावर्स नहीं ले पाया तो फिर मैं इसी पेंटिंग के अंदर ही मारा जाऊंगा और पुंगचोन को पता भी नहीं चलेगा और मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे यहाँ पर इस रेस को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा ताकि मैं डिवाइन मास्टर को जाकर ढूंढ सकूं। और साथ ही वो अपनी अर्चेंट ग्राफ्स टेक्निक और साथ में यहाँ पर अपने स्पिरिट फ्लैश टेक्निक को रिलीज करने के बारे में सोच रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर से कहती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जिस तरह से बात कर रहे हो मुझे खत्म करने की, तुम तो ऐसे लगता है जैसे डिमोनिक कल्ट से हो या फिर तुम अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 48 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा यूकेंग यहाँ पर से डिवाइन मास्टर की पावर्स को ले पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा यूकेंग जो होता है इनहेरिटेंस लेने के लिए पेंटिंग के अंदर चला जाता है जहां पर उसे लगता है कि शायद एक इल्यूजनस मास्टर उसे यहां पर बीच में रोकने की कोशिश कर रही है ताकि वो डिवाइन मास्टर की पावर ना ले सके। और हमारा यूकेंग जो होता है उसे फाइट करने के लिए वहां पर तैयार होता है, लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि यूकेंग बेचारा नीचे गिरा मार खा रहा था और कहता है कि विच प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, चुड़ैल कहेंगे मुझे मारना बंद करो। तो मास्टर चियोंग चियोंग उसे कहते हैं कि ये क्या अभी मैंने यहाँ पर तुम्हें मारना शुरू भी नहीं किया और तुम यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर भी गए हो। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए जो तुम मेरे सामने ये कह रहे थे कि तुम मुझे खत्म कर दोगे, तुम मुझे मार डालोगे, यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इस जगह के ऊपर हो सको। तो हमारा यूकेंग उसे कहता है तो फिर मेरे कुनाई नाइफ मुझे वापस करो। तो उसके पास उसने उसके नाइफ छीन लिए होते हैं। तो उसे कहती है नहीं ये मैं तुम्हें वापस नहीं देने वाली। हमारा यूकेंग उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही बड़ी डरपोक हो रहे हो, तो तुमने यहाँ पर मेरे पास से मेरे नाइफ्स को छीन लिया और उसके बाद तुमने मेरे पर अटैक किया जिसकी वजह से मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा। मैं अभी यहाँ पर जाता हूँ और जाकर मास्टर को ढूंढता, मैं जाकर डिवाइन मास्टर को ढूंढ कर लाता और उसके बाद उसकी इनहेरिटेंस की पावर जब मुझे मिल जाएगी तो फिर आके तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुमसे बदला लूंगा। अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे सामने कैसे टिक पाओगे और फिर मैं तुम्हारे पास अपने नाइफ्स भी वापस ले लूंगा। और हमारा यूकेंग जो होता है वहां पर से चला जाता है जबकि मास्टर चियोंग चियोंग वहीं पर हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं कि तो वाकई में एक बेवकूफ है। तो हमारा यूकेंग वहां से जाते हुए सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाकर डिवाइन मास्टर को ढूंढना ही होगा। डिवाइन मास्टर को ढूंढने के बाद मैं जल्दी से मार्शल आर्ट्स को सीखूंगा और उसके बाद मैं इस कमीनी औरत को आकर पीटने वाला हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। हमारा यूकेंग परेशान होकर बैठ जाता है और कहता है कि पूरे 2 महीने गुजर चुके हैं और 2 महीने गुजरने के बाद अभी तक मैं यहाँ पर डिवाइन मास्टर को नहीं ढूंढ पाया। आखिर वो डिवाइन मास्टर इस वक्त कहां पर होगा, वो डिवाइन मास्टर मुझे मिल नहीं रहा। साथ ही हमारा यूकेंग कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर प्राइडफुल होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे जाकर उस चुड़ैल की मदद लेनी पड़ेगी, मुझे उससे जाकर माफी मांगनी पड़ेगी और उससे पूछना पड़ेगा क्या उसे डिवाइन मास्टर के बारे में कुछ पता है या नहीं। तो इसी के साथ ही हमारा यूकेंग फिर से नदी के पास पहुंचता है। वहां पर जाने के बाद बड़ी तमीज के साथ खांसना स्टार्ट करता है। तो चियोंग चियोंग उसे कहते हैं देखो बेवकूफ वापिस आ गया। फिर
साथ उसे कहती है क्या तुम्हें डिवाइन मास्टर मिल गया? तो वहाँ यूगैंग कहता है कि नहीं मिस, मुझे डिवाइन मास्टर नहीं मिला, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर देना, मैंने पहले तुम्हें यहाँ पर औरत कह के पुकारा था, इसलिए प्लीज यंग मिस मुझे यहाँ पर ये बताएं कि आपका नाम क्या है। तो इसी के साथ ही मुझे अपना नाम बताती है कि मेरा नाम चियोंग चियोंग है, मेरा नाम यू चियोंग चियोंग है। और साथ ही वहाँ यूगैंग से अपना नाम बताता है और उसे कहता है क्या प्लीज आप यहाँ पर मेरी मदद कर सकती है, यंग मिस प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करें, मुझे डिवाइन मास्टर को ढूंढना होगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से वापस भी जाना है और काफी ज्यादा समय गुजर चुका है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, अगर तुम डिवाइन मास्टर का पता जानना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तो यूगैंग कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं मार्शल आर्ट सीखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे वो इनहेरिटेंस की पावर चाहिए, उसके लिए आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है क्या तुम वाकई में सब कुछ करोगे? तुम्हारा यूगैंग कहता है हाँ सब कुछ करूंगा। तो चियोंग चियोंग उसे कहती है तो फिर ठीक है, सबसे पहले मेरा एक काम करो। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं मुझे भूख लगी है, जाओ जंगल में जाओ, जाकर मेरे लिए एक बोर का शिकार करके लाओ। तुम्हारा यूगैंग जो होता है एक बोर का शिकार करके उसके पास ले आता है। तो फिर उसे कहती है कि उस माउंटेन के ऊपर जाओ, वहां पर एक खास किस्म का व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, मेरे लिए उस फ्लावर को काट के उखाड़ के लेकर आओ। तुम्हारा यूगैंग जो होता है वहां पर जाता है, वहां पर से जाकर एक फ्लावर लेकर आ जाता है। फिर साथ ही उसे कहती है दूसरी माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही खास किस्म का झरना है, वहां पर से मेरे लिए पानी लेकर आओ। जहां पर ऐसे ऐसे करते करते काफी दिन गुजर जाते हैं और मास्टर जो होती है वो बार बार उसे अपने घर के काम करवाए जा रही होती है। कभी उसे कहते हैं मछली पकड़ कर लाओ, कभी कहती है उस माउंटेन से पानी लेकर आओ। तुम्हारा यूगैंग जो होता है हर बार आने के बाद से कहता है क्या कुछ और चाहिए। और इसी के साथ ही मास्टर चियोंग चियोंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये लड़का इतना बुरा नहीं है, जब से इसने यहाँ पर मेरे सामने सरेंडर किया है तब से 1 महीना गुजर चुका है, मैं यहाँ पर इसे बार बार काम करने का कहती हूँ और ये मेरे लिए काम करता है, लगता है ये वाकई में मार्शल आर्ट्स को सीखना चाहता है। और इसी के साथ ही मास्टर एंड के ऊपर उसे कहते हैं ठीक है यहाँ पर बैठ जाओ, मुझे अब तुमसे और कुछ भी नहीं करवाना। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि ये एक राइटियस कल्टीवेटर है जिसे यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखनी है, तो मैं यहाँ पर इसे अपनी मार्शल आर्ट्स यानी अपनी इनहेरिटेंस दे सकती हूँ। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि ये बिल्कुल उसी लड़के के जैसा है जो पहले भी यहाँ पर एक बार आया था। तो इसी के साथ ही मास्टर चियोंग चियोंग जो होती है हमारे यूगैंग से पूछते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर आने से पहले क्या करते थे, तुम किस किस्म के इंसान थे? तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि मैं डिमोनिक कर्ल का यंग मास्टर हूँ और बहुत ही जल्दी डिमोनिक कर्ल का नया लीडर बनने वाला हूँ, लेकिन मुझे वो गद्दी नहीं चाहिए। तो ये बात सुनती वो उसे कहती है अच्छा तो तुमने यहाँ पर डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर क्यों नहीं किया? तुम कह रहे हो कि तुम डिमोनिक कर्ल के यंग मास्टर हो, फिर तुम यहाँ पर राइटियसनेस की यानी कि इस राइटियस कल्टीवेशन टेक्निक को लेने के लिए क्यों आए हो? तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई में डिमोनिक कर्ल का यंग मास्टर हूँ। मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर कोई भी डिमोनिक आर्ट को मास्टर करने नहीं दिया और मुझे लगता है कि मेरे फादर ने मरने से पहले ये सारे का सारा बंदोबस्त किया हुआ था। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में 7 मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं जो मेरे लिए वो छोड़कर जा रहे हैं और मुझे इन 7 के साथ ही मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को हासिल करना होगा, लेकिन असल में वो 7 टेक्निक्स राइटियसनेस की टेक्निक्स हैं। फादर चाहता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बाद कल्ट का लीडर बन जाऊं, लेकिन मुझे कल्ट लीडर नहीं बनना। तो चियोंग चियोंग उसे कहती है कि तुम यहाँ पर इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट्स को सीखने के बाद कल्ट लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? अगर तुम यहाँ पर इतनी पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक्स को मास्टर करोगे फिर तो तुम इस पूरी दुनिया के ऊपर भी राज कर सकते हो, फिर तुम यहाँ पर लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? तुम्हारा यूगैंग उसे कहता है कि मेरी नजर में मार्शल आर्ट्स जो होती हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए होती है, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करवाने के लिए होती हैं, ना कि जहाँ पर दूसरों की जान लेने के लिए। और मैं यहाँ पर कल्ट का लीडर इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। मेरा सपना है कि मैं एक आम छोटे से घर में अपनी जिंदगी गुजारूं जहाँ पर मेरा छोटा सा परिवार हो और उसके आसपास छोटे मोटे घरों में लोग रह रहे हों, यानी मेरा अपना एक छोटा सा गाँव हो। मिस चियोंग चियोंग जो होती है जैसे उसकी बातें सुनते इसी के साथ उसे अपना लवर याद आ जाता है। आज से 1000 साल पहले भी यहाँ पर एक लड़का आया था, वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि मास्टर चियोंग चियोंग प्लीज यहाँ पर मुझे अपना डिसाइपल बना ले, मैं यहाँ पर आपके पास से सारी टेक्निक्स को सीखना चाहता हूँ। तो मास्टर चियोंग चियोंग उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम मुझसे फाइट में नहीं जीत सकते और तुम बार बार यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए चले आते हो, तो तुम यहाँ पर चुपचाप इस जगह से चले जाओ। तो वो लड़का उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर आपसे जीत नहीं सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर आपसे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सीखने के लिए आया, इसलिए प्लीज यहाँ पर मुझे सिखाएं और उसके बाद शायद मैं आपको हरा सकूं। मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है कि जब आप 20 साल की थी तब आपने यहाँ पर मार्शल गॉडेस को हराया था, यानी कि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और इसी वजह से आप यहाँ पर डिवाइन मास्टर्स में से एक हैं, तो प्लीज यहाँ पर मुझे अपना डिसाइपल बना लें। तो इसी के साथ ही मिस चियोंग चियोंग जो होती है वो कहती है कि तुम तो यहाँ पर एक लीच की तरह मेरे पीछे चिपक ही गए हो। फिर साथ ही वो यहाँ पर वही टैक्टिक को यूज करती है जो भी यूगैंग के ऊपर यूज कर रही थी, यानी कि वो उसे यहाँ पर अपने डेली के रूटीन के काम करवाने के लिए कहती है। तो इसी वजह से वो उसे कहती है कि उसके लिए तुम्हें यहाँ पर मेरा काम करना होगा, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगी। तो वो लड़का उसे कहता है तो फिर क्या मैं यहाँ पर आपके सामने सर झुकाऊं? तो उसे कहती है नहीं नहीं, सर झुकाने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट बात यह है
कि तुम्हें डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा। और वो लड़का भी काफी ज्यादा खुश होता है कि उसे यहाँ पर अब डिसाइपल बना लिया गया है और अब यहाँ पर वो मार्शल आर्ट सीख पाएगा। लेकिन हमारी जो मास्टर चोंग चोंग होती है वो उससे अपने घर के सारे डेली के काम करवाती है। जैसे कि सबसे पहले वहां पर उसे कहती है जंगल में जाओ, मेरे लिए एक बोर का शिकार करके लाओ। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि जाओ मेरे लिए फूल लेकर आओ। या फिर ऐसे वैसे जितने काम उसे करती है, कहने का कहती है, वो सारे के सारे काम उसके लिए करता है। लेकिन साथ ही वो हर रोज उसे एक ही बात कहता आता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं सिखाओगे, क्या तुम आज भी मुझे मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं सिखाओगे। यहीं पर से काफी वक्त गुजर जाता है तो वो उसे कहता है कि मास्टर ये लो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सारी की सारी हार्वेस्ट ले आया, यानी कि वो उसके लिए गंदम काट का लेकर आता है। फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम आज भी मुझे नहीं सिखाओगे। फिर बर्फ का मौसम आता है, बर्फ पड़ जाती है और वहां पर वो दोनों बाहर बैठे वहां पर मछली भून रहे होते हैं। यानी कि काफी समय गुजर चुका है। इतना समय गुजरने के बाद मास्टर चोंग चोंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि पूरा एक साल गुजर चुका है और मुझे लगता है कि ये लड़का पूरी तरह से तैयार है। अब मैं यहाँ पर इसे अपनी मार्शल आर्ट सिखा सकती हूँ। और मैं यहाँ पर डेली के इसे जो काम करवा रही थी असल में वही मार्शल आर्ट्स का हिस्सा है, वो इस मार्शल आर्ट्स का बेसिक था जो मैं इसे यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि इसे अभी तक यहाँ पर इस बात का आइडिया नहीं होगा और मुझे लगता है कि जी यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसने यहाँ पर अपना आप मुझे दे दिया। तो मिस चोंग से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आए हुए काफी वक्त हो चुका है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर के काम करने की जरूरत नहीं है। कल सुबह मैं यहाँ पर तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाना स्टार्ट करूंगी। वो सारी मार्शल आर्ट्स जो तुम यहाँ पर पिछले एक साल से मुझे बार बार कह रहे हो कि मार्शल आर्ट्स कब सिखाओगी, मार्शल आर्ट्स कब सिखाओगी, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। लेकिन हमारा जो वो लड़का होता है वो आगे से बिल्कुल खामोश होता है। फिर साथ उसे कहता है नहीं, मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं सीखनी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर उस लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि अब उसे मार्शल आर्ट्स नहीं सीखनी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि जब मास्टर वहां पर उस लड़के से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें सुबह मार्शल आर्ट्स सिखाऊंगी, तो वो लड़का आगे से मना कर देता है और कहता है नहीं, अब मैं मार्शल आर्ट्स नहीं सीखना चाहता। तो मास्टर हैरान होकर उसे कहते हैं कि तुम पिछले एक साल से मुझे बार बार कह रहे हो कि मार्शल आर्ट्स कब सिखाओगी, मार्शल आर्ट्स कब सिखाओगी, और अब आकर तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं सीखनी, तुम्हें इस बात का बाद में पछतावा होगा। तो वो उसे कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था उस वक्त मैंने यहाँ पर बहुत सारी कहानियां सुनी थी, मैंने यहाँ पर सुना था तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मास्टर, और मैं भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मार्शल आर्ट सीखने के लिए आया। लेकिन एक दिन मैं यहाँ पर जब माउंटेन से नीचे गांव में गया था तो वहां पर मैंने कुछ बातें सुनी। कुछ लोग वहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल के बारे में बातें कर रहे थे, वो तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। तो वहां पर दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और दूसरे ने कहा कि स्ट्रॉन्ग होने का क्या फायदा जब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। तो पहले वाले ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों, तो दूसरे ने उसे बताया कि तुम्हारी बॉडी के अंदर 9 जीन ब्लॉकेज एनर्जी है, यानी कि तुम यहाँ पर चाहे कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम अपनी एनर्जी की ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पर मरने वाली हो। तो ये बात सुनने के बाद मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने बैठा हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट सीखने का क्या फायदा जब बंदा अपनी मौत को नहीं हरा सकता। मास्टर चियोंग चियोंग उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे जो भी बीमारी है इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, तुम दुनिया में जाकर अपने लिए काफी समय तक अपना नाम बना सकते हो। तो मिस चियोंग चियोंग उसे कहती है कि क्या तुम सीखना चाहोगे या फिर नहीं। तो वो लड़का उसे कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मार्शल आर्ट्स तो सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मार्शल आर्ट सीखने की वो वाली वैल्यू नहीं रही। जब मैं यहाँ पर आया था तब मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे मार्शल आर्ट सीखनी है। लेकिन जब मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक साल तक काम करता रहा तो मुझे यहाँ पर एक डेली रूटीन काफी ज्यादा पसंद आने लगी। अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यही मेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ इसी तरह गुजर जाए, तो मुझे लगता है कि यही मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। मुझे बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए और यही नॉर्मल जिंदगी में तुम्हारे साथ यहाँ पर गुजारना चाहता हूँ। तो क्या मैं अपनी जिंदगी के बाकी के सभी दिन तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ, यही अब मेरा सपना है। तो मास्टर चियोंग चियोंग जो होती है उसे उस लड़के से वहां पर प्यार हो जाता है। तो ये तो 1000 साल पहले की बात है। और मास्टर चियोंग चियोंग जो होती है वहां पर उसे कहती है, यू गैंग से कहती है, अब तुम यहाँ पर जिस डिवाइन मास्टर को ढूंढ रहे हो वो डिवाइन मास्टर यहीं पर है। तो वहां यू गैंग कहता है क्या मतलब है वो यहीं पर है। तो उसे कहते हैं कि तुम्हारे सामने बैठा है। तो ये बात सुनने के बाद यू गैंग खामोश होता है। तो इसी के साथ ही मिस चियोंग चियोंग उसे कहते हैं कि वो इमॉर्टल मास्टर जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ, वो इमॉर्टल मास्टर चियोंग चियोंग मैं हूँ। तो वहां यू गैंग कहता है कि मजाक करना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया, इतनी तमीज के साथ बात करो, उसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे सामने मजाक कर रही हो, तुम्हारे जैसी बदतमीज औरत एक मास्टर कैसे हो सकती है। तो मास्टर चियोंग चियोंग उसे कहते हैं कि लड़के मेरे साथ आओ, मुझे लगता है कि तुम्हें दिखाना पड़ेगा वरना तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगे। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर एक क्लिफ के ऊपर आती है जहां पर सामने 3 बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती हैं। तो मास्टर यू गैंग से कहता है क्या अब तुम मुझे यहाँ पर ये कहोगे कि तुम अपनी पावर्स के साथ सामने की तीनों माउंटेन्स को काट सकती हो। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्या तुम माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करके दिखाने वाली हो। तो वो कहती है हाँ, मैं इनको माउंटेन को डिस्ट्रॉय करके दिखाने वाली हूँ। और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करती है, वहां पर अपनी पाम टेक्निक के साथ सामने की तरफ एक स्लैश लगाती है और उसकी स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि तीनों ही माउंटेन्स जो होती हैं पूरी तरह से वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं,
उनके ऊपर का पूरा एरिया टूट जाता है। तो उसे कहते हैं देखा, तुम्हें बस यहाँ पर इस मूव को कॉपी करना है, तुम यहाँ पर मेरी मार्शल आर्ट्स को सीख जाओगे। तो यू कैंग कहता है क्या यहाँ पर तुम वाकई में डिवाइन मास्टर चियोंग चियोंग हो और इसकी मार्शल आर्ट्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यू कैंग सोच रहा था अगर मैं इस मूव को सीख लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पोंगचियोन को हरा पाऊंगा। और इसी के साथ ही वहां पर लाइन स्लाइड स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जहां पर वो खड़े थे उसके पीछे भी माउंटेन थी और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मास्टर चियोंग चियोंग उसे कहते हैं कि अब जल्दी से मेरे साथ नीचे आओ, यहीं पर से तुम्हारे सीखने का समय स्टार्ट होता है, अब जहां पर मैं तुम्हें सिखाने वाली हूं और ध्यान से देखना। वो दोनों ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगाते हैं। तो यू कैंग कहता है क्या जहां पर से नीचे गिरते वक्त तुम मुझे सिखाने वाली हो, जहां पर से मैं क्या सीख पाऊंगा। तो उसे कहते हैं कि यहीं पर से तुम सीखोगे। और इसी के साथ ही उसे कहती है अब जरा गौर से ऊपर की तरफ देखो, ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे की तरफ गिर रहा होता है। उसे कहती है कि मेरी मार्शल आर्ट्स को प्योर व्हाइट पाम मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। मैंने जहां पर इस मार्शल आर्ट्स के 3 मूव्स बनाए थे और मैं जहां पर अभी तुम्हें जो मूव दिखाने वाली हूं वैसे तो वो इनविजिबल मूव है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जहां पर अपनी एनर्जी की बात तुम्हें दिखाऊंगी। तो इस टेक्निक के साथ तुम्हें अपनी पाम टेक्निक को रिलीज करना होता है। इसको सबसे पहली टेक्निक जिसे माउंटेन कोलैप्सिंग ब्लास्ट टेक्निक कहा जाता है। वो इस टेक्निक के साथ उस बड़े पत्थर के ऊपर अटैक करते हैं तो पत्थर जो होता है वो टूट जाता है। तो यू कैंग कहता है कि ये टेक्निक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर साथ ही मास्टर ज्योति से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी दूसरी टेक्निक दिखाती हूँ। तो दूसरी टेक्निक में एक और बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। तो मास्टर से कहते हैं कि ये भी एक पाम टेक्निक है जिसे लैशेस ऑफ द हेवनली ग्रैस्प टेक्निक कहा जाता है। और जब वो पत्थर के ऊपर वहां पर अपनी पाम टेक्निक के साथ अटैक करती है तो पत्थर वहां पर बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, छोटे छोटे पत्थरों में चेंज हो जाता है। तो मास्टरों से कहते हैं कि ये प्योर पाम टेक्निक जो थी ये मेरी फिजिक के हवाले से बनाई गई थी और तुम क्योंकि एक लड़के हो इसी वजह से तुम्हारी फिजिक के साथ फिट नहीं बैठेगी। इसी वजह से मैं जहां पर तुम्हें एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक देने वाली हूं। मैं तुम्हें एक टेक्निक दूंगी जो कि मॉडिफाइड वर्जन है जो तुम्हारे लिए जहां पर मैंने बनाई है, यानी कि मैं पहले जहां पर टेक्निक बना चुकी हूं। मुझे पता था कोई ना कोई जहां पर इस इनहेरिटेंस की पावर को लेने के लिए जरूर आएगा। अगर तुम एक हफ्ते में जहां पर इस बुक के अंदर लिखे हुए सभी लेटर्स को याद कर पाए, इसके अंदर जो टेक्निक्स लिखी हुई है उनको मेमोराइज कर पाया, तो फिर मैं तुम्हें जहां पर इनका प्रैक्टिकल करवाऊंगी। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ इसको सीख पाएगा। तुम्हारा यू कैंग जो होता है सुबह उसको लेके बैठता है, शाम तक वो कहता है कि मैंने इसे कर लिया। जबकि मास्टर वहां पर सोच रही थी कि इसके अंदर 20,000 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, यानी 20,000 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये 20,000 वर्ड्स को 7 दिन में बिल्कुल भी मास्टर नहीं कर पाएगा, इन्हें बिल्कुल भी याद नहीं कर पाएगा और गिव अप कर देगा, जहां पर से चुपचाप चला जाएगा और मुझे जहां पर इसे सिखाना भी नहीं पड़ेगा। जबकि मां यू कैंग एक ही दिन के खत्म होने पर उसे कहता है कि मैंने कर लिया। तो वो कहती है ये क्या, तुमने ये कैसे कर लिया, कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहे। तो यू कैंग कहता है कि मैं यहाँ पर मजाक क्यों करूंगा। तो वो उसे कहते तो फिर यहाँ पर मुझे बताओ तुमने ये कैसे कर लिया। तो मां यू कैंग कहता है कि यही समझ लो कि मैं एक टैलेंटेड इंसान हूं। मैंने 8 साल की उम्र में यहाँ पर अपनी सबसे पहली मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर किया था जिसके अंदर 30,000 कैरेक्टर्स थे और वो भी मैंने एक ही दिन में कंप्लीटली उसे याद कर लिया था। तो ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं कि ये लड़का तो वाकई में एक ट्रू टैलेंट है। अगर ये यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को इतनी तेजी के साथ रिमेंबर कर सकता है तो फिर ये उसे इतनी तेजी के साथ सीख भी पाएगा। तो मुझे कहते हैं तो फिर यहाँ पर बैठो, मुझे सारी की सारी बात सुनाओ, यानी पूरी टेक्निक को मेरे सामने रिसाइट करो। तो यू कैंग वहीं पर बैठ के सारे वर्ड्स को वहां पर पढ़ना शुरू कर देता है। तो मास्टर कहते हैं इसने तो वाकई में यहाँ पर सब कुछ याद कर लिया। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने कहा कि तुम कल्ट के लीडर नहीं बनना चाहते। तो यू कैंग कहता है हाँ मैं नहीं बनना चाहता। जबकि मास्टर चियोंग चियोंग सोच रही होती है अगर ये लड़का वाकई में यहाँ पर कल्ट का लीडर बन जाता है, जितने टैलेंट्स इस लड़के के पास है, मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ डिमोनिक कल्ट बल्कि ये पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकता है। लेकिन इसे सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए और इसका सपना तो देखो। और इसी के साथ ही वो कहती है लेकिन इसका सपना कुछ ज्यादा बड़ा है, ये एक नॉर्मल जिंदगी कभी अचीव नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ टाइम गुजरता जाता है। मां यू कैंग जो होता है वहां पर मास्टर से प्रैक्टिस ले रहा होता है, मास्टर से वहां पर ट्रेनिंग दे रही होती है। वो उसे एक बड़ा सा पत्थर उठवाती है और खुद ऊपर बैठ जाती है। तो मां यू कैंग जो होता है यानी कि तकरीबन वहां पर 108 दिन गुजर चुके हैं और 108वां दिन गुजरने के बाद मां यू कैंग जो होता है वहां पर तकरीबन पेड़ों को काट सकता है, माउंटेन को तो नहीं लेकिन पेड़ों को काट पाता है। तो मां यू कैंग कहता है कि मास्टर कैसा था। तो मास्टर से कहते हैं बहुत ही अच्छे, मुझे लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लेवल पर पहुंचने में तुम्हें थोड़ा समय लगने वाला है। तो यू कैंग कहता है कि मास्टर तुम्हारे लेवल पर पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा। तो मुझसे कहती है कि 50 साल में तुम इस टेक्निक को कंप्लीटली मास्टर कर ही लोगे। तो यू कैंग कहता है मास्टर क्या 50 साल में तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर करके क्या करूंगा। तो मुझसे कहते हैं जितने तुम टैलेंटेड हो मुझे लगता है कि 10 साल में तुम इसे कंप्लीट कर लोगे। तो मां यू कैंग कहता है 10 साल भी बहुत ज्यादा है, मुझे यहाँ पर अपनी आजादी चाहिए जिसके लिए मुझे अपने गार्ड को हरा कर यहाँ पर से आजाद होना है और उसे हरा नहीं पाऊंगा तो फिर क्या फायदा। फिर साथ ही मास्टर से कहता है कि इधर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। और साथ ही वो सबसे पहले उसके कुनाए नाइफ से वापस करती है और कहते हैं ये नाइफ्स तुम्हारे हुए। तो यू कैंग कहता है ये तो है ही मेरे, तो फिर ये गिफ्ट कैसे हुआ, क्या तुम अपने पास से कुछ नहीं दोगी। तो वो कहती है हाँ मैं तुम्हें अपने पास से कुछ देने वाली हूँ। ये खास किस्म की टेक्निक है जिसे रिवर्स रिफ्लेक्शन टेक्निक कहा जाता है। एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से तुम जहां पर दूसरे लोगों की कल्टीवेशन टेक्निक को देख सकते हो। तुम उनके बॉडी को किसी भी जगह के ऊपर टच करना, अगर तुम उन्हें टच करते हो तो तुम्हें यहाँ पर एक अजीब किस्म की सेंसेशन महसूस होगी जिससे तुम पता लगा सकते हो कि सामने वाला बंदा कितना स्ट्रॉन्गर है। अगर वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तुम्हें बॉडी के अंदर बहुत
बहुत ज्यादा चिल्स महसूस होंगे, यानी कि तुम्हें झटके लगेंगे। अगर वो कमजोर होगा तो तुम्हें यहाँ पर वार्म यानी गर्म एनर्जी महसूस होगी, और अगर वो यहाँ पर तुम्हारे लेवल के बराबर होगा तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। ये टेक्निक तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी, तुम्हें पता चलेगा कि तुम किसको हरा सकते हो और किसको फाइट में नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने का सपना देख रहे हो। तुम कहते हो कि तुम्हें एक नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है, तो कम से कम तुम यहाँ पर किसी को टच करके इस बात का आइडिया लगा पाओगे कि तुम्हें किससे पंगा लेना और किससे पंगा नहीं लेना। यहाँ पर हमारी एपिसोड 50 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सुप्रीम ऑफ द डीमन कल्ट के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर चियोंग चियोंग हमारे यू गैंग को वहां पर एक टेक्निक सिखाती है। वो एक आखिरी टेक्निक होती है, वो उसे कहती है, इसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टेक्निक कहा जाता है। जब इसे तुम यहाँ पर किसी दूसरे की बॉडी के साथ टच करोगे, यानी दूसरे बॉडी को टच करोगे, तुम्हें यहाँ पर पता चल जाएगा कि वो कितना पावरफुल है। तुमने कहा कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए ये टेक्निक तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। तुम्हें पता होगा कि तुम्हें किसके साथ फाइट करनी है और किसके साथ यहाँ पर पीछे हटना है। तुम्हारा यू गैंग उसे कहता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम अचानक से मुझे यहाँ पर ये वाली टेक्निक देने को तैयार क्यों हो गई। पहले तो तुम यहाँ पर पहली वाली टेक्निक को भी बड़ी नखरे के साथ मुझे दे रही थी, और अब यहाँ पर तुम मुझे ऐसी एक टेक्निक गिफ्ट में दे रही हो। तो इसी के साथ ही मास्टर चियोंग चियोंग उसे कहते हैं कि ये टेक्निक मैं तुम्हें गिफ्ट में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इस पेंटिंग के अंदर कोई भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 108 दिन तक रह सकता है, और आज 108वां दिन है, यानी कि तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, और आज यहाँ पर से तुम चले जाओगे, उसके बाद मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। ये पेंटिंग भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस की पावर मिल चुकी है। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे उस बंदे की याद दिला दी जिसे मैं भूल चुकी थी, और आज यहाँ पर तुम्हें देखकर मुझे वो दोबारा याद आ गया। और इसी के साथ ही मास्टर चियोंग चियोंग उसे कहती है कि अब अपनी आंखें बंद करो, तुम यहाँ पर से बाहर चले जाओगे, और मेरे भी यहाँ पर रेस्ट करने का वक्त आ चुका है। पिछले 1000 साल से मैंने रेस्ट नहीं की। और इसी के साथ ही वो वहां पर मुस्कुराती है और उसे कहती है कि जाओ, जाकर तुम्हारी किस्मत में अगर आजादी हुई तो वो आजादी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कभी उस आजादी को हासिल कर पाओगे। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि अब जाओ। और इसी के साथ ही माँ यू गैंग जो होता है वहां पर उसे लाइट चमकती है, और लाइट चमकने के साथ ही वो उस पेंटिंग से बाहर निकल आता है। तो वो सामने देखता है वहां पर पत्थर के ऊपर मास्टर चियोंग चियोंग नहीं होती, वो गायब हो चुकी होती है। तो माँ यू गैंग कहता है कि मास्टर चियोंग चियोंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर अपनी पावर्स देने के लिए। अब मेरे पास यहाँ पर सेकंड इनहेरिटेंस की पावर आ चुकी है, तो मैं सबसे पहले जाकर देखता हूँ। मुझे लगता है कि पुंगच्योन को हराकर आपकी इस टेक्निक की मदद से मैं आजाद हो सकता हूँ। मैं जाकर सबसे पहले तो यही चेक करूंगा कि क्या मैं पुंगच्योन को हरा भी सकता हूँ या नहीं। तो इसी के साथ नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाता है, जहाँ पर माँ पुंगच्योन खड़ा पहरा दे रहा होता है, पानी के अंदर हलचल होती है, और माँ यू गैंग जंप करते हुए पानी से बाहर निकल आता है। तो पुंगच्योन उसे कहता है कि यंग मास्टर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आपने यहाँ पर सेकंड इनहेरिटेंस की पावर को भी ले लिया, और सिर्फ एक ही दिन में आपने यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर को हासिल कर लिया है। तो माँ यू गैंग कहता है, ये क्या बाहर सिर्फ क्या एक ही दिन गुजरा है, और अंदर तो मैं पूरे 108 दिन गुजार कर आ गया हूँ। ये वाकई में काफी ज्यादा इंसेन था। और इसी के साथ हमारा यू गैंग जो होता है वो जाकर पुंगच्योन के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। असल में हमारा यू गैंग जो होता है उसकी पावर्स को चेक करने के लिए अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ, रिवर्स रिफ्लेक्शन टेक्निक के साथ चेक करने की कोशिश करता है। अगर तो यहाँ पर पुंगच्योन कमजोर निकला तो उसकी बॉडी ग्लो करेगी, और हमारा यू गैंग उसे यहीं पर हरा देगा। यानी कि इस टेक्निक के बाद वो देखना चाहता है कि क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग रहा कि पुंगच्योन को हरा पाएगा या नहीं। लेकिन जैसे ही हमारा यू गैंग जो होता है उसकी बॉडी को टच करता है, उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है, इसी के साथ ही हमारा यू गैंग की पूरी बॉडी के अंदर उसकी हड्डियों तक उसे दर्द महसूस होता है, उसे वहां पर चुभन महसूस होती है, और वो जल्दी से पीछे की तरफ फट जाता है और कहता है, ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, पुंगच्योन का लेवल क्या है, वो कितना ज्यादा पावरफुल है कि मैं कब यहाँ पर इस लायक हो जाऊंगा कि मैं इसे हरा पाऊंगा। तो पुंगच्योन उसे कहता है कि माय लॉर्ड क्या हो गया, आप यहाँ पर मेरे कंधे पर हाथ रखा, फिर आप पीछे क्यों हट गए। तो हमारा यू गैंग उसे कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर ये कह रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी तीसरी वाली इनहेरिटेंस की पावर को भी लेने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर सातों पावर्स को हासिल कर सके। मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। तो पुंगच्योन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो कहता है कि यंग मास्टर एक बोट हमारी तरफ आके बढ़ रही है, और वहां पर सामने की तरफ दिखाते हैं एक छोटी बोट उनकी तरफ आके बढ़ी होती है, जिसके ऊपर वही दो भिखारी होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन बेचने के लिए आते हैं। तो पुंगच्योन उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है ये बैगर सेक्टर से है। तुम्हारा यू गैंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये बैगर सेक्टर से, लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। मैंने इनके बारे में पढ़ा है कि बैगर सेक्टर के लोग फ्री स्पिरिटेड लोग होते हैं, जहां पर जाना चाहिए वहां पर जा सकते हैं, और हर जगह के ऊपर इनका इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क काफी ज्यादा तेज है, और इन्फॉर्मेशन बेचकर अपना गुजारा भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जब वो उनके करीब पहुंच जाता है, क्योंकि बैगर सेक्टर के लोग जाहिर सी बात है बेकारियों और बेकारियों वाला गेटअप होता है, वो काफी दिनों से नहाया नहीं होता, उसके पास से काफी स्मेल आ रही होती है। तो माय यू गैंग कहता है कि ये क्या है, तो इसके पास तो बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, ऐसे लगता है जैसे कि ये काफी सालों से नहाया नहीं है। मुझे लगता है कि इन
लोगों को यहाँ पर इस तरह की लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं गुजारनी चाहिए। हाँ, ये बैगर सेक्टर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है यहाँ पर गरीबों की तरह जिंदगी गुजारे। जैसे वो बैगर जो होता है उनके करीब पहुंचता है, वहां पर उन्हें ग्रीट करता है और उन्हें अपने बारे में बताता है और साथ ही उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पर बैगर सेक्टर की इस होनाम ब्रांच का लीडर हूँ और मैं यहाँ पर आपके पास क्या बात कर सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जबकि पोंगचोन जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जहां से दफा हो जाओ, तुम्हारे जैसा एक गंदा घटिया बैगर यहाँ पर क्या कर रहा है, तुम्हारे पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। और मार्क जुकैंग भी अपनी नाक कवर करके खड़ा होता है और कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम ब्रांच के लीडर हो, लेकिन क्या तुम नहाते नहीं हो। और इस बात से बेचारा बैगर अपनी जो है ना काफी ज्यादा इंसल्ट महसूस करता है और कहता है कि ये बेवकूफ यहाँ पर क्या 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 कह रहे हैं, मैं यहाँ पर एक बैगर हूँ और बैगर के पास स्मेल तो आएगी ही, क्योंकि हम लोग बैगर्स जैसा गेटअप बनाकर रखते हैं और हमें यहाँ पर सालों तक ना नहाने की आदत होती है। जबकि पोंगचोन चलाकर उसे कहता है क्या तुम सुन नहीं रहे, मेरे लॉर्ड ने तुमसे एक सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा है कि क्या तुम यहाँ पर सालों से नहाए नहीं हो। तो उसी के साथ ही बैगर जो होता है वहां पर आगे से गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहता है कि हाय तुम पागल लोग कहां से आए हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया था, लेकिन तुम लोग तो वाकई में पागल हो। जबकि मार्क जुकैंग उसे कहता है कि पोंगचोन जाओ जाकर जरा उसको वॉश करके आओ, मैं यहाँ पर उससे तभी बात करूंगा जब वो यहाँ पर नहाकर जरा अच्छे कपड़े पहनकर मेरे सामने आएगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि इन लोगों के बारे में हमें सोचना चाहिए, आज ये लोग यहाँ पर यांगजी चैनल रिवर के पास हैं, यानी कि इस लीग के रहने वाले हैं, तो फिर इन लोगों की मदद करने के लिए आज ये लोग यहाँ पर इतने गंदे और इतने गरीब हैं, इनके लिए यहाँ पर किंग डोंग ने कुछ किया क्यों नहीं। जल्दी से जाओ जाकर इसे नहाओ और उसके बाद हम लोग इसे साफ सुथरा करके किंग डोंग के पास लेकर चलते हैं और जाकर उसे सवाल पूछते हैं। तो पोंगचोन से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो और पोंगचोन अपनी तलवार निकालता और कहता है कि हाँ मैं अभी जाकर इनको पूरी तरह से वॉश करता हूँ। तो मार्क जुकैंग उसे कहता है मैंने उसे नहलाने का कहा है, मैंने उसे ये नहीं कहा कि जाकर उसको दुनिया से ही वॉश कर दो। तो उसी के साथ ही वो जंप करते वहां पर उनकी शिप के ऊपर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद सबसे पहले तो उस भिखारी के यानी उस बैगर की मैडियन पॉइंट्स को ब्लॉक करता है। तो वो कहता है कि ये कैसे कैसी टेक्निक को यूज किया है कि जहां पर मेरे मैडियन पॉइंट्स ब्लॉक हो गए हैं। फिर साथ में पोंगचोन जो होता है रस्सी उठाता है और उसको यहाँ पर टांग से बांधकर पानी के अंदर डुबकी लगा देता है, यानी उसे पानी के अंदर फेंक देता है और पानी के अंदर उसे काफी सारी डुबकियां देता है ताकि वो पूरी तरह से नहाकर साफ हो जाए। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है बड़ी बोर्ड का दिखाया जाता है, जहां पर कैप्टन किंग डोंग के सामने हमारा जुकैंग चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि तुम किस किस्म के कैप्टन हो, तुम अपने आप को यहाँ पर इस चैनल रिवर का किंग कहते हो, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा बेकार इंसान हो, तुम्हारे नीचे काम करने वाले इस बैगर की हालत देखो, हम इसे अभी यहाँ पर नहला धुलाकर लेकर आए हैं, बेचारा देखो अब कितना ज्यादा साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी वजह से यहाँ पर वो कितना गंदा था और भीख मांगने पर मजबूर था। आखिर तुम इन सभी लोगों के लिए कुछ करते क्यों नहीं हो, क्या तुम यहाँ पर जो कुछ भी कमाते हो उसमें से कुछ इन लोगों को नहीं दे सकते, क्या तुम इनकी मदद नहीं कर सकते। जब किसी के साथ किंग डोंग वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इन भिखारियों के लिए क्या करूँ, ये तो है ही भिखारी सेक्टर के लोग, यानी कि इनका काम ही यहाँ पर ये है, ये अपने आप को जानबूझकर गंदा रखते हैं और कपड़े भी गंदे पहनते हैं। तो मुझसे कहता है कि माय लॉर्ड ये तो बैगर सेक्टर के लोग हैं, मैं इनके लिए क्या करूंगा। तो हमारा जुकैंग चिल्लाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, ये किस सेक्टर से मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर ये तुम्हारे नीचे काम करते हैं तो उसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर इनके जिम्मेदार और तुम ही यहाँ पर इनको नहलाओ धुलाओगे और इनको साफ कपड़े पहनाओगे। तो किंग डोंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसे क्या जवाब दूं, ये तो कुछ भी समझने की होश में नहीं, यानी कि आगे से बस मेरे ऊपर ही सवाल किए जा रहा है। मार्क जुकैंग वहां पर ऑर्डर सुनाता है और उसे कहता है कि आज के बाद मैं किसी भी भिखारी को गंदा और ना नहाया हुआ ना देखूं, आज की बात ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हर एक भिखारी साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए। किंग डोंग जो होता है पहले तो वहां पर उसे ना करने लगता है, फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी और तरीके से बात करनी होगी। तो वो उसे कहता है कि जब से व्हाइट ड्रैगन डिसअपीयर हुआ है तब से मुझे लगता है कि यहाँ पर इस टेरिटरी को क्लेम करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और मैं वहां पर काफी ज्यादा बिजी हूँ, मैं इस टेरिटरी को वापस से क्लेम करने के बारे में सोच रहा हूँ, इसी वजह से मैं इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारा जुकैंग उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी हो, ब्लैक रिपर के चले जाने के बाद तुम्हें लगता है कि अब तुम यहाँ पर उसकी टेरिटरी के ऊपर जाकर कब्जा करने में बिजी हो और तुम अपने लोगों को यहाँ पर छोड़ दोगे। तो ये बात सुनने के बाद भिखारी भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है तो ये बात वाकई में सच निकली कि व्हाइट ड्रैगन क्लैन का लीडर जो था वही ब्लैक रिपर था। जबकि पोंगचोन जो होता है वो उससे जबरदस्त पंच मारता और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर मेरे लॉर्ड की बात के बीच में उसकी बात को काट सकते हो, तुम चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। तुम्हारा जुकैंग जो होता है वो किंग डोंग से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इस बैगर सेक्टर के लोगों के लिए बुलाया था और साथ ही एक और काम है जो मैं तुमसे यहाँ पर करवाना चाहता हूँ, मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 51 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे हमारा जुकैंग क्या करने वाला है।